ओके। स्टार्ट किया जाए। ओके। कल जितना हम लोगों ने देख लिया था, थोड़ा सा आज कोई ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नया है, फर्स्ट टाइम आज कोई आया हो। उसको बंद कर दीजिए, ऐसे ही चल रहा है ना। अभी हम लोग थोड़ी सी कुछ कल वाला एक रिकैप लेके और थोड़ी सी प्रैक्टिस करके, थोड़ा सा कि हम देखें कि आप लोग उसको कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके। और फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग अभी सन के विषय में जो पढ़े थे कल, सन की ओरिजिन कब हुई, इवोल्यूशन कब हुआ, जल्दी बताते जाइए, फास्ट। 4.6 बिलियन ईयर्स। अगर इसमें से किसी का भी पूछा जाए वही होगा, सेम होगा। अर्थ का पूछा जाए, ओके, बिल्कुल सही। हमारे सन का मास कितना है? 99.8% ऑफ द टोटल सोलर सिस्टम मास। 99.8% मीन्स 0.2% में ये बाकी सभी हैं, सभी का मास। ओके। हमारे सन का जो कंपोजिशन है, जिनसे मिलके बना है, इसकी जो प्रॉपर्टी है, मटेरियल जो है, वो मटेरियल कौन सा है? हाइड्रोजन। 71% अभी हाइड्रोजन इसके पास है। ओके। 71%। और 27% इसका जो हाइड्रोजन है वो कंज्यूम्ड हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है, फ्यूज्ड हो चुका है, और क्या बन जाएगा? हीलियम बन जाएगा। इतना बन चुका है। हम लोग ने जब डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि इन सबका जब ओरिजिन हो रहा था तो जो मटेरियल अवेलेबल थे उन्हीं मटेरियल से इनका कंपोजिशन हुआ। ओके। तो जिसके पास जो अवेलेबल था उससे वो कंपोज्ड हुआ, फिर उसी से वो कंस्टिट्यूट हुआ। ओके। तो हमारे सन के पास ऐसा नहीं है कि केवल हाइड्रोजन था, मोस्टली हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन से कंपोज्ड हुआ। लेकिन मैंने आपको बताया कि बाकी सारे मटेरियल्स जहां से इनको मिले थे, वो कोई ना कोई एक मेगा स्टार था जिसका सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था, और उसके एक्सप्लोजन से जो मटेरियल यहाँ पर यूनिवर्स में फैले हुए थे, वही इस पूरे सिस्टम को बनने का एक सोर्स बने, मटेरियल का सोर्स बने। तो ऐसे में तो ये संभव है कि अगर हाइड्रोजन है तो वहां एक्सप्लोजन हो रहा है, तो उसमें से जो जो मटेरियल्स हैं कुछ दूर तक ट्रेवल करके यहां भी कुछ पहुंच गए हों। ओके। क्योंकि हम लोग ने ये देखा था कि हमारे सन में, और ये हम लोग किस ग्राउंड पे बोल रहे थे, क्योंकि जिसने इसकी स्टडी की और पूरा एक जीवन खपा दिया, लास्ट में 1930 में उन्होंने अपने पूरे रिसर्च पेपर को कंप्लीट किया। उस समय उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उनको अवार्ड दिया गया 1990 के डिकेड में, 1983 में। वो कौन थे? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। और बाद में पूरी दुनिया, पूरा जो भी हमारा वैज्ञानिक समुदाय है, वो पूरी साइंटिस्ट कम्युनिटी उसी को बेस बनाकर और ये बताई है कि हमारे सन में हाइड्रोजन से हीलियम तो फ्यूज होके बन जाएगा, लेकिन हीलियम से आगे के जो स्टेजेस हैं, जिसमें हम आयरन तक की बात कर रहे थे, वो नहीं बन पाएगा। फिर भी यहाँ पर आयरन थोड़ा सा है, ऑक्सीजन है, नियोन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, लेकिन कितने परसेंट में है? बहुत थोड़ा थोड़ा। और वो भी सेंटर में नहीं है, इधर उधर है। इसका मतलब वो कहाँ गया, वो कहाँ से मिला? यहाँ से जो छटक फटक के जो होता है ना, वो एक्सप्लोजन के थ्रू जो इधर से, ओके, डिस्पर्स्ड होके जो पहुंचा था, वो कंपोस्ट होके इसके पास है। यानी जो बेसिक इसका इक्वेशन चलता है, प्रोटॉन साइकिल चलता है। प्रोटॉन साइकिल हमने चर्चा किया था ना, आपसे डिस्कस किया था। प्रोटॉन साइकिल मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन से हीलियम बनता है, और उस हीलियम में हाइड्रोजन के जो दो प्रोटॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके दो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सिंथेसिस प्रोसेस। न्यूक्लियस पर हो रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसिंथेसिस प्रोसेस। और इन दोनों को कहा जाएगा तो एक साथ एक टर्म बना दिया गया, फ्यूजन प्रोसेस। फ्यूजन प्रोसेस मीन्स यहां पर फ्यूज्ड हो रहा है। किसका फ्यूजन हो रहा है?
हाइड्रोजन का फ्यूजन हो रहा है। कितने हाइड्रोजन खर्च हो रहे हैं तो एक हीलियम बन रहा है, 4 हाइड्रोजन खर्च हो रहे हैं तो एक हीलियम बन रहा है। और हमने इस आपको ये सब सारी बातें हुई, और इसी प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो एनर्जी मैटर जो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है वो एनर्जी वहां से बाहर आ रही है, और वही एनर्जी हमारे इस पूरे लाइट का बेस बनती है, सोर्स बनती है, और वो लाइट हमारे से यहां से बाहर की तरफ आता है। ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। ओके, अब यहां से जहां इसका सेंटर है, जहां इस एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, वहां पर हमने क्या डिस्कस किया था, वहां हमने ये आपको ये बताया था कि वहां जो क्वेश्चन ये दोनों पूछा है कि केवल फ्यूजन से एनर्जी क्रिएट हो रही है क्या? हीट एनर्जी का क्रिएशन केवल फ्यूजन से नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें किसी के पास फ्यूजन प्रोसेस हो रहा है क्या? किसी के पास भी फ्यूजन प्रोसेस नहीं हो रहा है, फिर भी इनके सेंटर में हीट है कि नहीं? तो ये हीट जिन वजहों से यहां पर क्रिएट हो रहा है वो यहां क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल, और वो कौन सा वजह है, याद कीजिए, एडियाबेटिक कंप्रेशन, एडियाबेटिक प्रोसेस से हो रहा है। एडियाबेटिक प्रोसेस को हमने डिस्कस किया हुआ था, उसको दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इसके थ्रू यहां पर सेंटर में हीट के 2 सोर्स बने। एक सोर्स बना जो सब में कॉमन है, एडियाबेटिक सोर्स, जिसमें कंप्रेस्ड होके और जो मटेरियल्स होते हैं वो हीट क्रिएट करते हैं, और जब हीट होगा, हीट एनर्जी है तो टेम्परेचर तो होगा ही, तो इसलिए टेम्परेचर यहां पर बनेगा। तो एक सोर्स तो वो हो गया, और ये सोर्स सभी में कॉमन है। लेकिन एक स्पेसिफिक सोर्स है जो बाकी सब में कॉमन नहीं है, बाकी में नहीं है, और वो है फ्यूजन प्रोसेस, हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो वो इसमें नहीं हो रहा, बाकी किसी में नहीं हो रहा, लेकिन इसमें हो रहा है कि नहीं? यहां हो रहा है, और जब यहां हो रहा है तो एक दूसरा सोर्स मिला। तो हमारे सन के पास कितने सोर्सेज मिल गए? दो सोर्सेज मिले, और उससे हीट का क्रिएशन हो रहा। हीट का क्रिएशन हो रहा है तो टेम्परेचर ऑब्वियसली बढ़ेगा, बनेगा तो बढ़ेगा भी, क्योंकि ये प्रोसेस तो, कंप्रेशन वाला प्रोसेस तो कंटिन्यू फंक्शन कर रहा है। ओके, और फ्यूजन प्रोसेस भी, जो फ्यूल है उसका, वो भी लगातार वहां पर उसको हीट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हीट जितनी इंटेंसिटी बढ़ेगी उतना टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे सन के सेंटर का टेम्परेचर आपसे पूछा जाता है कि कितना होगा, कितना बताया था, लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। कितना? बहुत ज्यादा हो गया ना ये सेंटर का टेम्परेचर। सेंटर की बात हमने, सरफेस की बात नहीं की। और जैसे एक बल्ब जहां जलता है, फिलामेंट अब तो गायब हो गया वो फिलामेंट वाला, तो उसके पास जो इंटेंसिटी होती है हीट की वो ज्यादा होती है ना, और जब वहां से एक्सपेंड करता है, चारों तरफ फैलता है, तो जितना वो फैलते जाएगा उसकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? डाउन होती जाएगी, तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा? डाउन होता जाएगा। तो जो सेंटर वाली एनर्जी है जब सरफेस तक पहुंचेगी, तो सरफेस पर हमें क्या मिला? क्योंकि सेंटर से सरफेस तक कौन से आ रहे हैं? फोटॉन्स आ रहे हैं। फोटॉन्स क्या है? वो एनर्जी के बंडल्स हैं, वो आ रहे हैं, यहां तक आए, और इसीलिए उसको क्या बोल दिया गया? फोटोस्फियर। याद आ रहा है ना, हमने क्या बताया था? फोटोस्फियर। फोटोस्फियर का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है एवरेज? क्योंकि फ्लक्चुएट करता है, एवरेज 6000 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअल में जो एवरेज आता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस भी नहीं आता, वो तो राउंड फिगर कर दिया गया है। 5780 केल्विन आता है। कितना? 5780 केल्विन, यानी 5780 केल्विन आता है। ओके, ये सरफेस का हो गया टेम्परेचर यहां पर। और यहीं से, इसी सरफेस से अब जब आगे ट्रेवल करता है, फैलेगा, तो क्या होगा? अब फोटोस्फीयर आ गया ना, तो मैंने आपको क्या बताया था, जहां से अब ये एक दूसरा फॉर्म लेगा। और वो फॉर्म क्या लेगा कि जब आगे स्प्रेड करना है इसको, ये रिलीज होना है चारों तरफ, तो अब इसके आगे उसका वो वाला कैरेक्टर अब आएगा जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानते हैं। यानी जो फोटॉन्स हैं, उन फोटॉन्स में जिसके पास जैसी जितनी जितनी एनर्जी होगी, गामा के पास ज्यादा हो गई, एक्स के पास थोड़ी सी कम हो गई, यूवी के पास उससे थोड़ी सी कम हो गई, उसके बाद हमारा ये विजिबल रेंज आता है। और उस विजिबल रेंज में जिसके पास जो बैगनी होता है, वायलेट होता है, उसके पास
उससे कम हो गई जो इससे पहले वाली थी अल्ट्रावायलेट। ओके, और इस तरह से विबग्योर के पूरे रेंज में सबसे कम किसके पास हो जाएगी? रेड के पास। और रेड के बाद अब इंफ्रारेड शुरू होगा। ऐसे करते 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 सबसे लास्ट में हमें कौन सा मिला था? रेडियो वेव्स। तो सबसे हाई एनर्जेटिक जो फेज होगा, रीजन होगा, वो कौन सा होगा? गामा। और लोएस्ट फेज होगा वो कौन सा होगा? लो एनर्जी किसके पास होगी? ओके, ये एनर्जी बैंड हमें मिल गए। और ये एनर्जी बैंड अब इनके पास अब अपने आप एक स्वाभाविक रूप में वो फील्ड क्रिएट होता है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और इसीलिए अब ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रेडिएशन मीन्स विदाउट मीन्स ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन जो होना हो बिना किसी माध्यम के होना है, क्योंकि आप जानते हैं एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन तीन ही तरह से होता है। या तो किसी मीडियम के थ्रू हो, तो उस मीडियम को अपने जगह पे रहना है लेकिन उसके संपर्क में आके वो चले, जिसको हम कंडक्शन बोलते हैं। हीट का ऐसे ही होगा ना। दूसरा हो कि वो डाकिया की तरह खुद चिट्ठी लेके वहां पहुंचे जाए, है ना। इसका मतलब कि उसको क्या बोलते हैं? जहां मॉलिक्यूल्स हमारे फ्री होंगे, जैसे गैसेज में होते हैं, लिक्विड्स में होते हैं, कि इनको हमने थमा दिया कि जाके दे आओ, जाके दे आया, एनर्जी वहां पहुंचा दिया, ट्रांसमिट कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। कंडक्शन, कन्वेक्शन। कंडक्शन सॉलिड में होगा। सॉलिड का मतलब कि अगर हम तावे पे आटा ऐसे करके डाल दिए, रोटी बना के डाल दिए, तो तावा गर्म है तो इसलिए उसके कंटेक्ट में आने के कारण रोटी गर्म हो गई, तो वो तो ड्यू टू कंडक्शन। और वो क्या हो जाएगा? कंडक्शन हो जाएगा। चालन इसी को बोलते हैं। ओके, लेकिन पानी नीचे से हम दे रहे हैं हीट, लेकिन ऊपर वाला पानी भी गर्म हो गया। ये कैसे गर्म हो गया? कन्वेक्शन। और तीसरा होता है कि इसमें मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि दो फील्ड बन चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और ये ट्रांसमिट करेगा क्योंकि यहां पर अब ये वेव के फॉर्म में इसको चलना है। ओके, मैंने आपको क्या बताया था कि एक्चुअल में वेव होता भी नहीं है, ये आपके ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है कि वेव है या पार्टिकल है। अब ये तो डिसाइड हो चुका है, आप ऑब्जर्व करेंगे तो पार्टिकल बन जाएगा, नहीं ऑब्जर्व करेंगे तो वेव बनेगा, क्योंकि आप हमेशा किसी एक पॉइंट पर ही होंगे। बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से ये पूरा बिहेव करता है, और जब इस तरह से बिहेव करता है तो इसलिए इसको मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं है। और वहां से ये ट्रेवल करके पूरे यूनिवर्स में चारों तरफ जहां जहां इसको जाना है वो एक खास स्पीड से ट्रेवल करता है, यानी उसमें टाइम अब लगेगा, दूरी बढ़ेगी तो टाइम लगेगा। ओके, और तब हम देखते हैं कि यहां से जो एनर्जी ट्रेवल करती है तो इनके पास बड़ी जल्दी पहुंचेगी, हमारे पास पहुंचेगी तो कि हम दूर हैं तो थोड़ा सा समय लगेगा। और लगभग ये एवरेज, क्योंकि हम हमेशा इतनी दूरी पर नहीं होते, हम कभी नजदीक होते हैं कभी पास होते हैं। नजदीक होते थोड़ा जल्दी पहुंच जाता है, 8 सवा 8 मिनट में पहुंच जाता है। जब दूर होते हैं तो लगभग 9.5 मिनट समय लग जाता है। इसीलिए इसका एवरेज है नियर अबाउट 8.5 मिनट। औसत है, एवरेज है, ये इतने में हमारे पास पहुंचती है। तो आप समझ सकते हैं जब इतने में इतना मिनट लग गया तो इन तक पहुंचने में घंटे लगेंगे। यानी इस तरह से हमारी ये एनर्जी क्या करती है? स्प्रेड होती है और ट्रेवल करती है, और तब हमारे चारों तरफ सोलर एनर्जी ये जा रही है। ओके, ये सारी बातें सूरज से संबंधित हो गई। अब यहां से जहां से इस फॉर्म में फोटॉन्स का एनर्जी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है उसको हमने क्या बताया था? क्रोमोस्फियर। फोटोस्फियर के बाहर क्या हुआ? क्रोमोस्फियर। और इसीलिए कभी कभी जब सोलर या सोलर एक्लिप्स होता है, ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, तो क्रोमोस्फियर के कारण ही जो बाहर वाला दिखता है क्या बोलते हैं? कोरोना। ये उसी समय दिखता ही है। क्रोमोस्फियर के जनरली हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन जब उसको ढक लेता है, कौन ढकता है उस समय? मून। जब उसको कवर कर लेता है तो मून के चारों तरफ वो एक, हाँ, वो क्रोमोस्फियर दिखा। और जैसे उसमें थोड़ा सा साइड होता है तो डायमंड रिंग या ऐसे कुछ अचानक ऐसे, है ना, रिफ्लेक्ट करती है एनर्जी, तो उसको डायमंड रिंग बोल देते हैं। तो ये जो है ये क्रोमोस्फियर का ही कोरोना है, समझ रहे हैं ना। उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। फोटोस्फियर से टेम्परेचर क्रोमोस्फियर में पहले नीचे घटता है। 6000 डिग्री सेल्सियस जो एवरेज है ना, वो पहले डाउन होता है, और डाउन होने के बाद ये अचानक
बढ़ जाता है और वहां से हमारी एनर्जी यहाँ पर आती है। वहीं से जो जब ये बढ़ता है तो जैसे आग की लपटें निकलती हैं, देखा है ना आपने, फ्लेम सही से नहीं निकलते हैं, उसी तरह से इसमें से भी फ्लेम्स जैसे निकलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, फ्लेयर्स। क्या बोलेंगे? और सन से निकल रहा है इसलिए क्या बोलेंगे, सोलर फ्लेयर्स। अब ये सोलर फ्लेयर्स जाएगी जहां जहां तक जाएगी, वहां तक तो सारी उस फोटोन वाली एनर्जी को लेके जा रही है ना। समझ रहे हैं ना? यस। क्या? ओके, आपको यहां दिखा देते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये सन का हो गया है ना, अब इसमें ये क्या होगी, ऐसे ये आग में लपटें ऐसे ही होती है ना, फ्लेम्स ऐसे ही होते हैं ना। तो ये सन में हो रहा था, इसको क्या बोलेंगे, सोलर फ्लेयर्स। ओके, तो सोलर फ्लेयर्स। अब ये सोलर फ्लेयर्स तो एनर्जी है ना, एनर्जी के बंडल्स है ना। ओके, अब ये कहाँ जा रहे हैं, ये बाहर की तरफ आ रहे हैं। और यदि एनर्जी के बंडल्स हैं, फोटॉन्स हैं, है ना, जैसे कभी कभी आप कुछ जलाते उलाते हैं तो कुछ ये वाला नहीं, वो गैस जो जल रहा है वो नहीं, गांव में जो पहले चूल्हे में कुछ ऐसे करते थे, है ना, कुछ भी सूखी लकड़ी वगैरह कुछ जलाते थे, तो फ्लेम्स के साथ साथ वो चिंगारियां भी कभी कभी निकलती थी, होता था ना। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जहां से ये ट्रेवल करता है ना, यहां से यहां तक आते आते, क्योंकि हाइड्रोजन से हीलियम बन रहा है ये, और इसी प्रोसेस में कभी कभी इतनी ज्यादा एनर्जी वहां से बाहर की तरफ आती है कि यहाँ आते आते कोई इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर आ जाते हैं। अब आज ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगला जो टॉपिक है ना, इसको कंप्लीट करने के बाद से वहां तक हम लोग आज पहुंचना है, तो जरूरी है इस बात को कि आज समझ जाएं आप। तो ये जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा, और यदि सिंगल कोई प्रोटॉन होगा तो भी चार्ज होगा, क्योंकि जो ब्रेक हो रहा है ना, भगदड़ मचती है, तो किसी का जूता इधर, किसी का एक चप्पल इधर, एक चप्पल इधर, क्योंकि पेयर में होता है ना, ये होता है कि नहीं, बैग इधर छूटा, कुछ इधर छूटा, इधर छूटा, ये होता है कि नहीं। तो ये सारी गैदरिंग कहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है। और यहाँ से जो बाहर की तरफ आ रही है तो कहीं इलेक्ट्रॉन इधर, पहले क्या थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ कंबाइंड थे, यानी मेले में गए थे आप, पंडाल में गए थे, दुर्गा पूजा में गए थे, हाथ जोड़ा के गए थे, भगदड़ हुआ, हाथ छूटा, कोई इधर गया कोई उधर गया, समझ में आ रही है बात, है ना। तो ये हाथ जोड़ा के कौन गया हुआ था, गया कौन था, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, क्या नाम था इसका, हाइड्रोजन। अब वहां कुछ ऐसा हुआ, भगदड़ हुआ कि न फ्यूजन हो पाया ना कुछ हो पाया, पता, क्योंकि बाहर वाले हैं, अंदर वाले तो फ्यूज हो गए। जो एनर्जी वहां से निकली तो उसने क्या किया कि बाहर वाले प्रोटॉन के साथ कुछ ऐसा बिहेव किया कि ये, और इसके ऊपर चार्ज है ना। तो वहां क्या हुआ, ये प्रोटॉन यहां तक पहुंच गया, ये इलेक्ट्रॉन ये भी यहां तक पहुंच गया। तो इनके पास जो प्रोटॉन होगा उसके पास एनर्जी होगी ना एक, किसके पास नेगेटिव और इसके पास पॉजिटिव, ऐसा होगा। अब समझ रहे हैं ना ये चीजें। और फ्लेयर से आगे ये धकेल दी जाएंगी, ये भी ट्रेवल करेगी लाइट के स्पीड से, क्लियर है, ये चली आ रही है। तो खैर इसको अभी यहीं तक रोकिए, ये आगे अब यहीं से सूत्र जुड़ेगा, ठीक है ना, उसको ऐसे नट बोल्ट से कसा जाएगा और फिर यहाँ से एक एक्सटेंशन हम लोग आगे ले चलेंगे। सन के विषय में उतना जानना था। आ जाइए अपने टॉपिक पे, यहाँ पे। तो अब यहां से जो एनर्जी जा रही है सबको मिल रही है, हम सभी लोगों ने उसको समझा। ओके, टेम्परेचर हम लोगों ने समझ लिया कि सन का कितना है, मैटर हम लोगों ने समझ लिया, और यदि इतना मैटर है तो उसकी ग्रेविटी भी होगी। ओके, और उस ग्रेविटी को, ग्रेविटेशनल पावर को हम अपने से कंपेयर करते हैं, तो यहां पे हमारी जो ग्रेविटी होगी उसको हमने एक यूनिट मान लिया, तो हमारे कंपैरिजन में सन की ग्रेविटी क्या होनी चाहिए, हम्म, ज्यादा होना चाहिए। और वो कितना बताया था, 28, 28 टाइम्स मोर ग्रेविटेशनल पावर इनके पास है,
यानी सन हैज 28 टाइम्स मोर एनर्जी एज इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल एनर्जी, ये होल्ड करता है ना, क्यों? 28 गुना। ये 28 का याद रखिएगा, 28। दूसरी बात, कुछ और बातें हमने आपसे बताया था कि जब हम इसके डायमीटर को इनके डायमीटर से, डायमीटर कहां से बोलेंगे, यहां से यहां तक, हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यास, कंपेयर करेंगे तो ये एक फिगर मिलेगा। और वो अगर हम उसके एवरेज से फिगर कंपेयर करेंगे तो 108, कितना, 108। ओके, अगर हम इसके डायमीटर को इसके डिस्टेंस से कंपेयर करेंगे तो वो कितना मिलेगा, सेम, 108। अब ये कुछ नई बातें आपको बता रहा हूं जो जहां से हमारी चीजें कुछ आगे जाएंगी। समझ रहे हैं ना, ये सब बातें समझ में आ रही हैं? 108 समझ रही हैं क्या? क्या 108? अच्छा, जहां जब आगे वो चीजें जहां जुड़ेंगी वहां से आपको सिर्फ अभी इतना समझना है। जैसे ये इसकी जितनी मोटाई हो गई और आप सूर्य हैं, सन है, ओके, तो आपसे पृथ्वी की दूरी कितना, इसके इसके इस स्केल से कितना दूर है, 108 गुना दूर है। मेरी बात समझ में आई है ना? नहीं समझ में आई? जैसे मान लीजिए हमने इसे मेजर किया, इतना है, अब हम इससे मेजर कर रहे हैं तो कितना आएगा, यही बात मैंने अभी बताई, 108। ओके, ग्रेविटी 28 टाइम्स, 28 गुना। अब इस पर आ जाइए, जहां तक हम लोगों ने कर लिया था, कहां तक कल किया था, यहां तक। अच्छा, यहां तक आए थे हम लोग, ओके। तो हमने आपको बताया था कि इस पूरे जो कंपोजिशन इनका हुआ है ये 0.2% मटेरियल से हुआ है, क्योंकि 99.8% वो है, तो अब बचेगा वही हुआ ना इस पे, ओके। तो बहुत थोड़ा मटेरियल है, और इसमें जो भी बने हैं इस पर डिस्कस हो चुका है, इसलिए उसको रिपीट नहीं करेंगे, केवल रिकैप के लिए लेके चल रहे हैं। जो इनका सीक्वेंस बना है उसमें सब बिना नाम लिखे भी आप जान सकते हैं, मरकरी, बुध बोलते हैं इसको, शुक्र बोलेंगे विनस को, ये मून हमने आज बनाया क्योंकि आज इनकी जरूरत पड़ेगी, ये सब लोग पहचानते हैं, इसीलिए थोड़ा सा ब्लू ब्लू था तो मैंने थोड़ा पहचान में आ जाए। ये कौन है, मार्स है, ये एक, हाँ, एस्टेरॉइड बेल्ट्स है, ये फिर सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। आपको इसमें जब डिस्टेंस के अनुसार पूछेगा, है ना, डिस्टेंस के अनुसार, तो बता देंगे जो सीक्वेंस है कि सन के सबसे नियरर ये है और सबसे दूर ये है। और 2026 में, सॉरी 26 में किसको बाहर कर दिया गया, प्लूटो को। तो अभी उसको बाहर है तो हम लोग बाहर ही रखें, पहले इतना जो मेन है उसको जान ले, ओके। अब इसमें हम लोग ने ये देखा कि जो कंपोजिशन है जिनसे मिलकर इसका निर्माण हुआ है, तो उसमें इनका निर्माण अल्युमिनियम के सिलिकेट से हुआ है, ओके। ये अल्युमिनियम हो गया और ये सिलिकेट हो गया, अल्युमिनियम के सिलिकेट्स, ये कॉमन मटेरियल है। और इसीलिए इनका जो सरफेस है ये सॉलिड है, ओके। ये भी हम लोगों ने देखा था कि सबसे ज्यादा आयरन ये होल्ड करती है, ओके। अपने टोटल कंपोजिशन का 31% इसके पास केवल आयरन है, यानी पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा लोहा किसके पास है, और आयरन है। तो मैंने आपको बताया था कि इसको क्यों ज्यादा मिला, क्योंकि यहीं पर इसी के आसपास वो कोई सुपरनोवा हुआ था जहां से इनको सबको मटेरियल मिले हैं, क्योंकि जो जहां रहा होगा वहीं पर वो कंपोजिशन करना, कंस्टिट्यूट होना, कंपाउंडिंग करना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद से उनकी साइज बढ़नी शुरू हो गई। तो इसी के कारण जब ये पूछा जाएगा कि इनमें सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला प्लेनेट कौन है, तो हमें मिलेगा ये, इस वाले पार्ट में कौन मिलेगा, वो ये मिलेगी हमारी अर्थ।
अब फिर पूछता है कितना है डेंसिटी इसकी, 5.5। हाँ, एक्चुअल में 5.517 होता है, लेकिन 5.5 5.5 मान लीजिए। ओके, तो ये सबसे ज्यादा डेंस है। अगर सबसे ज्यादा डेंस पूछेगा तो सबसे लो डेंसिटी वाला भी पूछेगा। और डेंसिटी को हम लोग किसको यूनिट बनाए हैं, पानी की डेंसिटी को 1 मान लिया, तो इसका 1 है, तो इसका है 0.6। अब 0.6 1 से कम है, इसका मतलब ये लो डेंसिटी का हो गया, पानी की तुलना में भी लो डेंसिटी का हो गया। और ये पानी से 5.5 टाइम्स ज्यादा हो गई इसकी डेंसिटी। ओके, किसकी वजह से है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन। ओके, तो ये सबसे ज्यादा, ये सबसे कम। अब आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा कौन है, तो यस ये। अच्छा, इससे छोटा सैटर्न से छोटा, देखिए मैंने बनाया इसी तरह से याद रहेगा। सैटर्न से छोटा ये कौन सा है, यूरेनस, नेपच्यून, अरुण, वरुण, इसको वरुण बोलते हैं, नेपच्यून। यानी तीसरे नंबर पर। अब अगर साइज के अनुसार अरेंज करके वो देगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, 4-4 का सेट बना बना के, तो फर्स्ट सबसे बड़ा कौन सा हो गया, जुपिटर। उसके बाद सैटर्न के बाद, इसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, इसके बाद मार्स। और सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा, सबसे छोटा मरकरी। इसको, ये सब पृथ्वी के जैसे बने हैं, इसीलिए इसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं, पार्थिव ग्रह। कल लिखा था ना, तो लिख नहीं रहे हैं दोबारा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, पार्थिव ग्रह, यानी पार्थिव मतलब पृथ्वी के जैसा। ओके, टेरेस्ट्रियल, सब सॉलिड्स हैं, सब एल्युमिनियम के सिलिकेट्स हैं। अब केवल अगर इन्हीं में कहे कि आप उसको अरेंज कीजिए हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी या साइज के अनुसार, आप बता देंगे। मैंने एक फॉर्मूला और दिया था कल आपको, कि अगर इसमें डिस्टेंस के अनुसार पूछे तो भी बताया जा सकता है। मिनिमम डिस्टेंस हमेशा इधर वाले साइड में होता है, और उसके बाद जो आएगा उसका डिस्टेंस ज्यादा होगा। ये बताया था ना, याद आ रहा है ना सब, क्यों? जैसे मान लीजिए जुपिटर है, और जुपिटर के एक साइड साइड में सैटर्न है, दूसरे साइड में मार्स है, तो जुपिटर के नियरर पोजीशन में कौन होगा, मार्स। अगर हमारे पास यूरेनस है और इधर नेपच्यून है और इधर सैटर्न है, तो इससे नियरर पोजीशन में कौन होगा, हमेशा आपको लेफ्ट में जाना। मीन्स अर्थ है, इधर मार्स है, मंगल, और इधर वीनस है, शुक्र। तो अर्थ के नियरर पोजीशन में कौन होगा, वीनस। ओके, यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो डिस्टेंस इनके बीच का क्या होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। इसी सीक्वेंस में मैंने आपको बताया था कि ये जो गैसियस प्लैनेट्स हैं, इनके कंपोजिशन में जो मोस्ट सबसे ज्यादा रोल प्ले करने वाले गैसियस हैं, तो हल्का होगा, मतलब डेंसिटी कम होगा। और इसमें हाइड्रोजन है, इसमें हीलियम है, इसमें कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन है, ये सब इसमें सबसे ज्यादा हैं। समझ गए ना बात को, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन। तो गैसियस मटेरियल्स ज्यादा होने के कारण इनकी साइज क्या है, बड़ी है। और इनको बोलते हैं जोवियन प्लैनेट्स, कल नाम लिखा था, जिनकी स्टडी हम लोग को आगे करना है, जोवियन प्लैनेट्स। ओके, क्लियर ना, इतनी बातें तो क्लियर हो गई। ये जोवियन प्लैनेट्स है। अब यहां पर हमने क्या बताया था आपको, ये सबसे छोटा है, ऑर्बिटल स्पीड सबसे ज्यादा है, मून कोई नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। और क्यों नहीं है, तो सबका जवाब भी आपको मालूम है कि इसके कारण। ओके, और यहां पे अगर सबसे पहले सबसे ज्यादा एनर्जी ये रिसीव कर रहा है, तो जो इसका डे टाइम होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ओके, लेकिन जब ये मूव करता है, रोटेट करता है, तो रोटेशन में इसको बहुत लंबा समय लग जाता है, 57-58 दिन लग जाता है।
यानी हमारे 2 महीने के आसपास इसको एक दिन पूरा करने में लग जाता है। तो जितने लंबे समय तक ये सन को फेस करेगा, क्योंकि मूव ही नहीं करेगा, आप धूप में जाके खड़े हो जाइए, भगिए मत वहां से, तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा ना। एक जगह रहने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसका जो डे टाइम का टेम्परेचर है वो पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा होना चाहिए कि नहीं। तो आपसे पूछेगा कि डे टाइम का टेम्परेचर सबसे ज्यादा किसी का होता है, तो वो कौन है, मरकरी। लेकिन जब तक ये खूब रिसीव कर रहा है, खूब गर्म हो रहा है, तब तक जो नाइट वाला पोर्शन है जहां लाइट नहीं जा रही है, वो ठंडा भी तो हो रहा होगा। तो वहां का टेम्परेचर, अच्छा एटमॉस्फेयर है नहीं कि होल्ड करके रखे, सारा रेडिएशन के थ्रू रेडिएशनल लॉस हो जाएगा, तो इतना टेम्परेचर डाउन हो जाएगा कि माइनस में चला जाएगा। तो एक बहुत हाई हो गया और एक बहुत लो हो गया। तो आपसे पूछेगा कि ड्यूरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी दैनिक तापांतर, रात और दिन में सबसे ज्यादा अंतर वाला कोई ग्रह बताओ। आप क्या बताएंगे, मरकरी। लेकिन दोनों एक माइनस में बहुत नीचे है। मान लीजिए किसी का माइनस में 100 हो और किसी का प्लस में 100 हो, डे टाइम और नाइट टाइम का, तो एवरेज तो 0 हो जाएगा, क्योंकि -100 प्लस 100 तो 0 होगा। तो जब एवरेज की बात आएगी तो एवरेज में ये नहीं आ पाता, इसीलिए इनके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। इनके विषय में एक और बात मैंने आपको बताया था, और वो क्या हुई थी बात, वो बात ये हुई थी कि ये इवनिंग स्टार भी है, मॉर्निंग स्टार भी है। ओके, ठीक है। वीनस में क्या बात हुई थी, ये भी इवनिंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार है। दूर होने के कारण इसके पास अपना एटमॉस्फेयर है, और इसके एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O ज्यादा है। इसलिए जो एनर्जी इंजेक्शन हो गया इसको, इसके एटमॉस्फेयर ने रिसीव कर लिया है, उससे ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण टेम्परेचर बहुत ज्यादा बना देता है। अब इसके साथ ये है कि टेम्परेचर हाई हो गया, ज्यादा हो गया, और एटमॉस्फेयर है, तो डे टाइम का भी टेम्परेचर हाई होगा, नाइट में भी टेम्परेचर हाई ही रहेगा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज उसको रिलीज नहीं कर पाएंगी हीट एनर्जी को। रिजल्ट क्या होगा, एवरेज टेम्परेचर पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा कहां मिलेगा। और जैसे कुकर का टेम्परेचर, प्रेशर कुकर का टेम्परेचर बढ़ जाता है क्योंकि उसको सील पैक कर दिया गया है, तो उसी तरह से यहां पर हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस के प्रेजेंस के कारण। इसीलिए इसको कहा जाता है सोलर प्रेशर कुकर लाइक प्लेनेट। किसको, ओके। लेकिन इसमें एक और गैस की प्रेजेंस है, और वो गैस जब H2O है, ध्यान रखिएगा, जब H2O है इसके पास, तो H2O के साथ इसके एटमॉस्फेयर में सल्फर के ऑक्साइड्स भी हैं, डाइऑक्साइड है, और इसके साथ ये कंबाइन होके क्या बना लिया है, H2, यानी एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और जब ये क्रिस्टलाइज होता है, यानी ये जब -0 से नीचे टेम्परेचर जाता है, और जैसे आइस के क्रिस्टल्स बनते हैं, तो इसका जब क्रिस्टल्स बनता है तो इतना ये शाइनिंग हो जाता है, इसकी लुमिनिसिटी इतनी बढ़ जाती है, चमक इतनी बढ़ जाती है कि वो मिरर की तरह काम करता है। लाइट इधर से आई और रिफ्लेक्ट करके चली गई, जो इंजेक्ट करके चली गई, मैक्सिमम क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक वैसे जिसे मिरर को सन के सामने आप ऐसे कर दें, तो मैक्सिमम एनर्जी को क्या कर देता है, कर देगा। ये हो जाता है इसके साथ, और इसके कारण, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एल्बिडो। एल्बिडो मीन्स द रेशियो बिटवीन इनकमिंग एनर्जी एंड आउटगोइंग एनर्जी फ्रॉम एनी सरफेस। किसी भी सतह से, जैसे मान लीजिए इसको खूब चमका दिया जाए, शाइनिंग बढ़ जाए, किसी गाड़ी की शाइनिंग खूब बढ़ा दीजिए, तो गाड़ी ठंडी रहेगी, कार ठंडी रहेगी। क्यों, एनर्जी आ रही है, चली जा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, एल्बिडो इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा एल्बिडो किस प्लेनेट में होगा, वीनस में, ओके। और इसके कारण ये सबसे चमकीला भी होगा। तो सबसे ज्यादा लुमिनस प्लेनेट कौन होगा, लुमिनस मतलब चमकीला, वीनस। और जो चमकेगा, सुंदर लगेगा, बढ़िया लगेगा, आंखों को अच्छा लगेगा, तो इसीलिए उसको सबसे खूबसूरत प्लेनेट भी बोलते हैं, ओके। अभी आपने बताया कि ये हमारे पृथ्वी से नजदीक होगा,
और पृथ्वी से थोड़ा सा ही छोटा है ना, इससे थोड़ा सा ही छोटा है ना। और दोनों की ओरिजिन का प्रोसेस एक ही है, एक ही साथ का है। इसीलिए हमारी सिस्टर किसको बोला जाता है? वीनस को बोला जाता है। सिस्टर का मतलब अर्थ की सिस्टर। तो सिस्टर प्लैनेट जब पूछेगा तो कौन होगा? वीनस। इसके पास कोई वो है क्या, मून? नहीं है, तो अभी तक मून नहीं मिला है। दो और बातें इंफॉर्मेशन थी, और वो इंफॉर्मेशन था कि जब वीनस मूव करता है, और एक बात मैंने आपको बताया था कि वीनस के साथ एक्सीडेंट हुआ है, और एक्सीडेंट हुआ है तो क्या हो गया है? तो इसका नॉर्थ पोल कहां मिलता है और साउथ पोल कहां मिलता है? नहीं, नॉर्थ नहीं कहेंगे, नीचे ऊपर कहेंगे। यानी बाकी सबका जिधर नॉर्थ है उसका, इसका क्या हो गया? ओके। और इसीलिए ये क्या होता है, लगता है कि ये उल्टा घूम रहा है, क्योंकि ऐसे हो गया, ये घूम तो अपने ठीक ही रहा है, लेकिन ये देख रहे हैं ना, ये अब इसका डायरेक्शन कल बताया तो था, इसका डायरेक्शन क्या है? आप देखिए किधर से किधर जा रहा है आपकी साइड में, और जब हमने पलट दिया तो क्या हो गया? अपोजिट नहीं हो गया? वीनस जस्ट लाइक ऐसे ही करता है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि बहुत बदमाश ग्रह है, ये बात नहीं मानता सबकी, और सब बहुत डिसिप्लिन है और ये डिसिप्लिन में नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके साथ, बेचारे के साथ हादसा हुआ, और हादसे के कारण एक और बातें हो गई, जिस वजह से ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो कोई कॉमेट वगैरह आया होगा, क्योंकि कॉमेट्स ऐसे आते हैं और इनको सराउंड करेंगे फिर चले जाएंगे, और अगर कहीं वीनस रहा होगा सामने, बगल से गुजरा, ही कहिए कि मिसाइल ने दागा नहीं इसको, है ना, तो बगल से गुजरा, तो जो भी जाएगा उसके पास अगर इतनी ज्यादा ग्रेविटी होगी तो उसका इम्पैक्ट, एक टाइडल इम्पैक्ट इसके ऊपर आएगा, और ये आया है। और यही रीजन है कि इसका जो रोटेशन था, मूवमेंट था, वो स्लो हो गया, ब्रेक लग गया, और तब से ये धीमे ही है। और इतना धीमे हो गया कि एक साल तो घूम जाता है, 1 ईयर इसका जो हो जाता है वो 225 दिन में हो जाता है, 225 डेज। लेकिन एक दिन जिसको बोलते हैं एक साइकिल, अपने एक्सिस पे घूमने में, ये इसको 243 डेज लग जाता है। इसका मतलब कि दिन इसका एक वर्ष से बड़ा है, और ये यूनिक है इस मामले में। तो वीनस में अब इससे ज्यादा क्या पूछेगा। आ जाइए अर्थ पे। पहली बार अर्थ पे हम लोग आए, और सबको पता है, इसमें पढ़ के नहीं पता चलेगा, इसे सब बचपने से जानते हैं, चंदा मामा। वहां सिस्टर कहा गया, यहाँ मामा, और अब प्रूफ हो चुका है कि ये मामा ही है, क्योंकि पश्चिम वाले ये बताए थे कि मामा नहीं है, ये पृथ्वी का बेटा है। बेटा मीन्स ये कहते थे कि ये पृथ्वी से इसका ओरिजिन हुआ है, और टाइम भी बताते थे, टाइम बताते थे कि ओरिजिन कब हुआ है। तो जो अर्थ की हिस्ट्री है उसको 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट फेज प्रोटोजोइक, सेकंड फेज पैलियोजोइक, थर्ड फेज मेसोजोइक, फोर्थ फेज सेनोजोइक। यही चल रहा है अभी। तो जो सेनोजोइक चल रहा है, इससे ठीक पहले वाला जो फेज है मेसोजोइक, उस मेसोजोइक में 3 पीरियड्स आते हैं। 3 पीरियड्स, जैसे 1 घंटे में मिनट्स आते हैं, वैसे इनके पीरियड्स आते हैं। पहले का नाम है ट्रियासिक, दूसरे का नाम है जुरासिक, और तीसरे का नाम है क्रिटेशियस। तो वो लोग ये बताते थे कि क्रिटेशियस में ये पैदा हुआ। लेकिन जितने इसके रॉक्स हैं, अब तो रॉक्स के सैंपल्स आ गए हैं, उसकी स्टडी की गई तो पता चला कि नहीं, जितना पुराना रॉक्स अर्थ का है उतना ही पुराना रॉक्स इसका भी है। ओके। तो अभी तो सब उस पर चल ही रहा है ना। अभी तो हमारा भी वो क्या बोलते हैं, चंद्रयान गया, और चंद्रयान तो ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन लेके आया है जो हमारी धारणाओं को प्रबल बनाता है। प्रबल बनाने का मतलब यह हुआ कि जो हमारे लिटरेचर्स में जो जो चीजें लिखी हैं, उन्हीं के सहारे पूरी दुनिया चल रही है। ये बड़े, मैं तेज आवाज में इसलिए बोल रहा हूं कि प्रूव हो चुका है, और हमने प्रूव नहीं किया है। हम तो संविधान से बंधे हैं कि हमारे स्कूल कॉलेज में वो सब चीजें नहीं बताई जाएगी, नहीं पढ़ाई जाएगी, मना कर दिया गया आर्टिकल 30 के तहत। लेकिन ये अमेरिका के संविधान में थोड़े है कि आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं करेंगे। जर्मनी के संविधान में थोड़े है, बाकी किसी देश के संविधान में थोड़े है। और यही कारण है कि सारे हमारी चीजों पर रिसर्च वो लोग करते हैं, और उनके थ्रू बाद में हमें मिलता है। मैं इधर के क्लासेस में आपको बताया भी, और उसी में ये सब सारी बातें जो आई वो प्रूव हो रही है। भाई हमारे यहाँ कभी नहीं कहा गया कि पृथ्वी चपटी है।
कहा गया क्या कभी? नहीं। हमारे यहाँ तो हमारे विषय का नाम ही है भू। भू किसको बोलते हैं और क्या बोलते हैं? गोल। हम लोग तो बचपन से भू गोले पढ़ते थे, भू चपटे नहीं पढ़ते थे ना। आप बताइए, सीधे डायरेक्ट आइए तो आपको तो हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं था। हमारे यहाँ तो पूरी भविष्यवाणी आज से हजारों साल पहले, ये 2026 चल रहा है, और 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट हुए थे। और 5वीं शताब्दी में इसी सूर्य पर, भाई स्टार पर, अभी मैंने आपको बताया कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने लिखा, वो भारत के ही तो थे। तो चंद्रशेखर साहब ने एक स्टार के विषय में लिखा, और केवल इसी स्टार के विषय में नहीं लिखा, पूरे दुनिया के सारे ब्रह्मांड के जितने स्टार्स का फॉर्मेशन कैसे होता है सब लिखा। लेकिन अगर उसका मूल देखेंगे जो उन्होंने बताया भी है, तो कहां से पाए? तो एक पुस्तक का नाम है सूर्य सिद्धांत। बाकी सब तो अवेलेबल नहीं है, जितनी पांडुलिपियां थी उसमें से एक दो किताबें ही हैं। एक का नाम है आर्यभट्टिया और एक का नाम है, हाँ, तो उसमें वो आर्यभट्ट ने भी दिया है। 475 एडी में वो थे, 475 ईस्वी में वो थे। और जहां थे, जहां काम करते थे, वो जगह कौन सा था? ये वही जगह है जहां महाकाल का मंदिर है। महाकाल का मंदिर मतलब उज्जैनी उस समय हुआ करता था। और ये उज्जैनी वही जगह है, वो मंदिर भी, टेम्पल भी वही है जहां पर आर्यभट्ट छोड़ दीजिए, बाकी 12 मिहिर भी वहीं हुए थे। मिहिर जैसे भारत रत्न किसी को दे दिया जाता है तो जोड़ा जाता है, या पद्म विभूषण जोड़ा जाता है, तो जैसे मुझे पद्म विभूषण मिल जाएगा तो मैं बोलूंगा पद्म विभूषण डॉक्टर सतीश सिंह, है ना। अब मिलना तो है नहीं, तो इसलिए अपने ही नाम के सामने जोड़ के बता रहा हूं। तो वहां पर मिहिर, 12 मिहिर, ये मिहिर उपाधि थी, और 12 उनका नाम था, और 12 मिहिर वही थे। और आपको लोग को ये लगेगा कि ये सब, यही सब सारी पुस्तकें अब आ रही हैं आपके एनसीईआरटी में, छप चुकी हैं। और जब ये आ जाएगी तो आप जान जाएंगे कि हाँ, ये चीजें हो रही हैं और ऐसे ऐसे हुआ है। इसीलिए आलतू फालतू जितने चैप्टर्स थे, टॉपिक्स थे, उनको सब हटा के और ये सब पुस्तकें आ रही हैं, तो डायरेक्ट तो कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन न आए न वो हो। भाई प्रधानमंत्री का इस्तीफा कोई नहीं मांग रहा है, इस्तीफा किसका मांगा जा रहा है? हाँ, क्योंकि वो बदल रहा है। वो कह रहा है कि ये सब जानना जरूरी है, ये सब हम क्या थे हम जाने ना, तो हमारे गर्व की अनुभूति होगी कि नहीं, हम लोग तो इतने विद्वान थे, नॉलेज थे, और उसको रिस्टोर किया जाए। बात समझ रहे हैं ना? ये पूरा विज्ञान, मैंने कल बताया कि क्वांटम फिजिक्स के तीनों नियम जिसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, कहाँ के हैं? ये हमारे यहाँ के हैं। ये चीजें तो हम लोग बताते थे, है ना। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, वो तो नाम के साथ कोड है ना, वो लोग भी कोड करते हैं। मैंने बताया कि शिव को उठा के लेके चले गए वो, तो शिव उनके यहाँ थोड़े थे, शिव तो हमारे यहाँ थे ना। ये कंसेप्ट कहने का मतलब, इसको धर्म से ना जोड़िएगा, इसको ये देखिएगा कि हम किसी भी यहाँ पर उसको मानने वाले हैं, लेकिन हम सभी का जो मूल है, भारतीय हम लोग हैं, तो हम लोग का जो मूल है वो हम लोग के पूर्वज यही लोग थे, यही आर्यभट्ट यही थे। और ऐसा नहीं कि भारत सरकार ने इग्नोर किया है। 475 था, तो इसीलिए जब हमारा पहला सैटेलाइट भी बना तो 1975 में, जब उसको लॉन्च किया गया तो 1975 में लॉन्च किया गया। और नाम उनके सम्मान में क्या रखा गया? जो हमारा फर्स्ट सैटेलाइट है, क्या नाम रखा गया? आर्यभट्ट। थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना? ओके। तो पुस्तक जब पूछी जाएगी, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नई एनसीईआरटी से पूछी जाएगी। ये तय मानिए 2027 के क्वेश्चन आएंगे, वो नई एनसीईआरटी इसीलिए छप रही है। और 4-5 उसके जो है पुस्तक को मिला के एक कॉमन पुस्तक बनाई गई है, समझ रहे हैं ना। तो बहुत सारे मसले हैं, अब सीआरए है और ये सब चीजें हैं, जिसके कारण ये सब सारा बवाल ववाल हो रहा है कि भाई इनके नाम पे उस किया जा रहा है। लेकिन कुल मिला जुला के ये है कि इन प्रयासों को रोकना जरूरी है, नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कि इतने वर्षों में लोगों ने जो किया था, बांटा था, ये किया था, सब जग जाएंगे, सब जान जाएंगे, सब तो मुश्किल हो जाएगा, है ना। वोट पाना मुश्किल हो जाएगा ना। आइए, कहाँ पहुंचे हम लोग? हम्म। पृथ्वी के बाद, पृथ्वी तो पूरी बात ही करनी है, वो तो चलेगा ही। मार्स, ये सॉरी, मंगल। मार्स को क्या बोलते हैं? मंगल।
पृथ्वी के पास एक मून था ना, एक मून था। मार्स के पास छोटा है लेकिन दो मून है, एक का नाम है फोबोस, एक का नाम है डिमोस। और इसके पास लोहा है, कहां है, लेकिन इसके पास भी आयरन है, लेकिन इसका आयरन सरफेस पे है। और बार बार जीवन की बात इसके पास, इसके साथ आती है। जीवन की बात यानी जीवन को खोजने हम लोग वीनस पे नहीं जाते, क्योंकि सबको पता है कि वो 400 से ज्यादा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में लाइफ सर्वाइव ही नहीं करेगा। और इसके पास, आप बताइए लोहे में जंग कब लगेगा, जल्दी सोच के बताइए। है मॉइस्चर कब होगा, बरसात में। जाड़े में लोहे में जंग लगेगा या मई में लगेगा लोहे में जंग? नहीं, बरसात में लगेगा, अभी लगेगा। उसका रीजन क्या है? मॉइस्चर है। अब मॉइस्चर है यानी H2O है, H2O है। आयरन आया है नीचे से, सरफेस पे आया, भूखा है ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन देखा, मिला, ले लिया। इस प्रोसेस को क्या कहा गया? ऑक्सीडेशन, हिंदी में ऑक्सीकरण। अब ले लिया तो उसका कलर चेंज हो गया, क्योंकि उसने बना क्या लिया? आयरन के ऑक्साइड्स, आयरन के ऑक्साइड्स बनाया। और आयरन के ऑक्साइड्स बनाया तो अगर ये लाल है तो ये इसलिए लाल दिखता है क्योंकि इस पर आयरन के ऑक्साइड्स हैं। इसका मतलब मॉइस्चर रहा होगा, पानी रहा होगा। अब पानी रहा होगा तो पानी चाहे यहां चाहे वहां लिक्विड वाला बिहेवियर किया होगा तो बहता होगा, बहता होगा तो नदी होगी। यही सब तो खोजे जा रहे हैं, तो पता चला कि है। लेकिन फिर अब ये बात आती कि गायब कहाँ चला गया, गया क्यों, गायब क्यों हो गया? क्योंकि अगर वहां गायब हो सकता है, इनका गायब हुआ समझ में आ जाता है, इस पर रिसर्च करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब मॉइस्चर बन जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो। लेकिन इसका कैसे गायब हो गया? और यदि पानी था, यदि कार्बन था, यदि हाइड्रोजन था, यदि ऑक्सीजन था और नाइट्रोजन था, तो इसका मतलब जीन बन सकता था, डीएनए बन सकता था। डीएनए के पांचों एलिमेंट्स वहां पर थे। और यदि डीएनए बन सकता है, आरएनए बन सकता है, तो जीन बन सकता है। जीन बन सकता है तो लाइफ हो सकती है, और लाइफ हो सकती है तो जीवन भी रहा होगा। अभी तो हम लोग चंद्रमा पर गए हैं, अपना एक मिशन मंगलयान लगा हुआ है कि नहीं उस पे काम में? हम लोग बहुत तरक्की किए हैं, ऐसा नहीं है। अब गर्व से बताने में भी अच्छा लगता है कि चलो यार, अपना एक चंद्रमा पर गया है, एक इधर गया है ना, सब सारी चीजें। खैर, तो इसकी बात हुई। और ये जो रिवॉल्विंग पीरियड इसका है, ऑर्बिटिंग पीरियड, ये इनसे इनका 365 है तो इनका ज्यादा हो जाएगा, 687 याद आ रहा है। और इसी के बाद मैंने कहा कि ये सारी प्रॉपर्टी बेसिकली इसी की थी, क्योंकि ये मिलता ना तो इसकी साइज भी इससे बड़ी होती और इससे छोटी होती। लेकिन यहां पर इसका भी फॉर्मेशन हो रहा था, बृहस्पति का निर्माण हो रहा था। बृहस्पति के निर्माण के होने के कारण, बगल में होने के कारण, कुछ बृहस्पति ने निगल लिए पदार्थ जो इसको मिले थे, कॉस्मिक मटेरियल्स। कुछ से ये बनाया और कुछ पड़े हुए हैं। जब जो आता है वैक्यूम क्लीनर की तरह खींच के लेके चला जाता है। यही तो हो रहा है ना। ये जैसे अभी पास किया इधर से तो ये लेके चला जाएगा, ये आया तो ये लेके चला जाएगा, इसको खींचेगा, क्योंकि ये सारे क्या है? एस्टेरॉइड्स है ना। और यही एस्टेरॉइड्स जब आते हैं हमारी पृथ्वी की तरफ चले आते हैं तो मीटियोर्स बन जाते हैं। जब पृथ्वी के सरफेस पे आ जाते हैं तो मीटेराइट्स बन जाते हैं। उल्का क्या बोलते हैं उसको? अब मीटियोर्स और मीटेराइट्स में अंतर है, आप ध्यान से समझते चलिएगा। एक एक जो टर्म बोल रहा हूं सारे डेफिनेशन वाले हैं। जब ये आए, आपने देखा होगा कि इसे आकाश में रात के समय तो दिखाई देता है, ऐसे आया अचानक लाइटिंग होते हुए, जिससे लकीर जैसे आ गई, समझ रहे ना, आ गई तो, और जल गया कहीं, तो क्या हो गया? वो मीटियोर्स। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता होगा कि आया और सरफेस से टकरा गया, तब क्या बोला जाएगा? मीटेराइट्स। अब वो आ कहां से रहा है? इसी बेल्ट से जनरली आता है। और ये कब आएगा? मंगल रहेगा तब तो मंगल की ग्रेविटी उसको खींच लेगी ना। जुपिटर बगल में रहेगा तो खींच लेगी। लेकिन पता चला कि मंगल टहलने चला गया है, जुपिटर टहलने चला गया कहीं है, क्योंकि यही थोड़े रहना है, इन लोगों को परेड करना है।
आपने देखा था ना कि इसकी स्पीड है तो ये बार बार घूम घूम के आएगा, और ये भी घूम घूम के आएगा। हम भी 365 दिन में घूमेंगे, लेकिन हम जब आगे निकल जाएंगे तब तक ये पीछे ही छूट जाएगा, क्योंकि इसको 687 डेज में साइकिल करनी है। स्पीड इसको कम है, और हमारे से इससे ज्यादा स्पीड किसकी कम है? इनकी। तो इस तरह से होगा क्या कि हमेशा ये हमें हमारे सामने नहीं रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? क्यों? अब वहां तक जहां तक हम लोग पढ़ चुके थे वहीं सब आगे कंटिन्यू करिए। तो इस पर आइए, जुपिटर पर आइए, बृहस्पति पर आइए। इसकी क्या विशेषता है? ये पहला ऐसा प्लेनेट मिला जो जोवियन प्लेनेट्स में हम इंटर किए, उसमें जोवियन प्लेनेट्स गैस से बना हुआ है। ये इनकी केमिस्ट्री है। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन ये है इनके पास। गैस बनाने वाले हैं तो गैस है, लेकिन गैस का भी तो वजन होता है ना। तो सबसे ज्यादा मटेरियल इन्हीं के पास है, इसलिए ग्रेविटी भी होगी इनके पास, गुरुत्व भी उनको होगा इनके पास, और मास ज्यादा होगा, ग्रेविटी ज्यादा होगी। इसका मतलब कि इनका जो ये स्पिनिंग पीरियड होगा, मतलब घूमने की जो गति होगी, वो बहुत फास्ट होगी। और जब बहुत फास्ट होगी तो ये इतनी फास्ट है कि हमको एक बार एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो 24 घंटे लगते हैं। और जुपिटर 24 घंटा नहीं लगता, ये 9.5 घंटे में पूरे कर लेता है। मोटा मोटी 10 घंटा मान लीजिए, पूरी कर लेता है। यानी हमारा जब तक एक दिन होता है तब तक जुपिटर के 2.5 दिन हो चुके होते हैं। हमारा एक दिन में कुछ डे टाइम है, कुछ नाइट है, तो जुपिटर के उसी 10 घंटे में कुछ घंटे डे टाइम और कुछ घंटे। और चूंकि सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा ग्रेविटी है, इसीलिए सबसे फास्ट है। तो क्या आप बता सकते हैं कि सेकंड फास्टेस्ट मूवमेंट वाला प्लेनेट कौन है? कौन सेकंड फास्टेस्ट मूवमेंट? जल्दी बताइए। जुपिटर के बाद सैटर्न होगा, जिसके पास थोड़ा सा कम द्रव्यमान होगा। क्योंकि अभी मैंने बताया ना, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। देखिए, इससे मत कंफ्यूज होइएगा। इस पर तो ब्रेक किसी ने लगा दिया इसलिए धीमे हो गया, जिस पर ब्रेक नहीं लगा वो तो घूम ही रहा है ना। तो इन सब के साथ तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो जुपिटर बहुत फास्ट मूव करता है। तो जुपिटर, इसी क्वेश्चन को आपसे कैसे पूछा जाता है? जो पूछे हैं वो ये पूछे हैं कि सबसे छोटा दिन रात किसका होता है। नाम बदल देंगे ना, अब ये थोड़ा फास्टर नहीं कहेंगे, कहेंगे दिन रात। तो सबसे छोटा दिन किसका होता है, या छोटी रात किसकी होती है, या छोटा दिन रात किसका होता है? सबसे कम समय का दिन रात किसका होता है? जुपिटर। जुपिटर का मतलब बृहस्पति। उसको गुरु बोलते हैं। काहे? और यदि गुरु बोलते हैं तो गुरुत्व शब्द वहीं से आया, गुरुत्वाकर्षण शब्द वहीं से आया। गुरुत्व आकर्षण क्या करता है? ग्रेविटी खींचता है। तो सबसे ज्यादा खिंचाव कौन करेगा इनमें, प्लैनेट्स में? इनमें जुपिटर, ये खींचेगा अपनी तरफ। और यहीं से वो गुरुत्वाकर्षण शब्द बना हुआ है। इसका मतलब जिसने गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व की तरफ आकर्षण, संस्कृत का शब्द होगा ना ये शायद, है ना? तो ये दिया होगा वो यूरोप का होगा। अच्छा, कहाँ का होगा? हाँ, क्योंकि दोनों शब्द कहाँ के हैं? भारत के हैं। इसका मतलब इस पर सबसे पहले किसी ने काम किया होगा भारत। इसका मतलब उनको पता था जो भारत वाले कि हाँ गुरु भी है, और गुरु की साइज ये है, और गुरु के पास ग्रेविटी, मतलब ये पावर ये है। यस। तो ये, अच्छा, ये जब घूमता है चारों तरफ, इसको ऑर्बिट करता है, तो ऑर्बिट करता है तो कितना समय लेता है? लगभग 12 साल। 11 साल, 11.9 ईयर है। तो मोटा मोटी 12 साल। 12 साल। अब ये 12 पर बहुत ज्यादा हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि 12 ईयर हुआ, 12 साल हुआ, और 60 डिग्री मूव करनी है। ये पूरी जर्नी कितनी करनी है? 360, है ना? ये कितना है? 360। 360, 360 डिग्री मूव करने में समय कितना लगा? 12 साल। 12 साल।
यानी 12 साल में 360 डिग्री मूव किया, तो एक साल में 360 डिवाइडेड बाई 12, 12 कितना होगा? 30, 30 डिग्री। इसमें भी तो वही होता है, 12 पॉइंट बने हैं, 360 डिग्री का डायल है, और 360 डिग्री में ये 12 पॉइंट बने हैं, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का एंगुलर डिस्टेंस 30 डिग्री। यानी जुपिटर एक साल में कितना डिग्री तय करता है? 30, दूसरे साल में अगेन 30, तीसरे साल में अगेन 30। तो इसकी पूरी जर्नी कितने की हो गई? 3 साल में, 3 साल में कितने की हो गई? पहले साल 30, दूसरे साल 30, और तीसरे साल 30, तो 3 साल में 90। 6 साल में 6, और 9 साल में 270, और 12 साल में है 360। आपको पता है कि आपको ये पता है महाकुंभ कहाँ लगता है? प्रयागराज, प्रयागराज। ओके, कब से लगता है? कोई हिस्ट्री में कोई ऐसा है इंफॉर्मेशन कि आपको मालूम होता हो कि प्रयागराज में इस समय से लग रहा है? योगी जी के समय से लग रहा है। अच्छा, योगी जी के समय से नहीं लग रहा, हर्षवर्धन के समय से लग रहा है। हर्षवर्धन कितने समय पहले थे? कनौज के थे ना राजा वो, है ना? और हर्षवर्धन तो इसलिए हम लोग जानते हैं हर्षवर्धन को, क्योंकि आते थे तो क्या करते थे, अपना जितना कुछ होता था वो सब कुछ बांट आते थे, है ना? कितने सालों के अंतर पर लगता है महाकुंभ? 12 साल पे लगता है, हमेशा उसी टाइम पे लगता है, वो विंटर वाला जो समय होता है उसी समय पे लगता है। इसका मतलब हर 12 साल में जितना कमाते होंगे, जो स्टोर करते होंगे, जब तक वो रहे होंगे राजा हर्षवर्धन, तब तक आके फिर बांट आते होंगे, दे देते होंगे, दान करते होंगे। दान का मतलब समझ रहे हैं ना? दान क्या? मान लीजिए आपने हमें 10 रुपया दिया, और फिर अगले दिन कहा कि सर आपको दिए थे तो ये दान होगा क्या? तब तो वो कर्जा हो गया, है ना? दान का मतलब। अच्छा, दूसरा, आपने हमें दिया, अगर नहीं नहीं सर कोई बात नहीं, चाय पी लीजिएगा। ठीक है, मैंने चाय पी लिया, और फिर आपने उनसे बताया, अरे सर को हमने दिया था, एक दिन चाय पिलाया था। वो दान है क्या? यानी आपके कॉन्शियस माइंड ने ये लिया हुआ है कि आपने उनको दिया, इसका मतलब ये दान होगा क्या? तो दान का मतलब, दान का मतलब कि आप जो करो उसको फिर से रीस्टोर मत करो कि मैंने किया है। हम लोग की आदत क्या होती है, अरे यार मैंने उसके साथ ये किया, ये किया, उसने मेरे साथ क्या किया? समझ में बात आ रही है ना? तो दान का मतलब आप समझ गए होंगे कि दान क्या होता है। तो हम लोग बता रहे हैं कि ठीक है वो आते थे दान कर जाते थे, लेकिन वो कभी इसको ऐसा नहीं कहते थे कि मैं जाता हूं और मतलब होता है ना कि होर्डिंग वोर्डिंग छपवा उपवा दें कि मैंने इतना कंबल बांटा, इतने ये किया, उतना ये किया। आजकल ऐसा दान चल रहा है। हाँ, एक्चुअल में दान को लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो वो हर्षवर्धन की जिनकी बात कर रहे हैं ऐसा करते थे वो, यानी दान कर आते थे, फिर उनको कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो दान दे दिए। दान का मतलब अपने हिस्से का, पुरुषार्थ का एक हिस्सा डोनेट कर दिया, दे दिया। ओके, कब करते थे ये? समय क्या था? जल्दी बताइए, इतिहास पढ़े आप लोग। हम्म 47 के बाद थे? अच्छा, आजादी के पहले? अरे तो आजादी के पहले नहीं थे? यस, 600-700 के आसपास उनका समय था। ठीक है, आपको पूरा एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन आप इतना याद है कि वो जो है वो अंग्रेजों के समय में नहीं थे, मुगलों के समय में नहीं थे, उनसे भी बहुत पहले थे, और छठी शताब्दी के आसपास थे।
तो क्या हर्षवर्धन जब आए तो उन्होंने वो मेला लगाना शुरू किया क्या, या उससे पहले से वो लगता था महाकुंभ का, लोग वहां इकट्ठे होते थे पहले से? और जब पहले आप जाते हैं तो बीसी में कुछ जगह आपको मिलता है, बीसी का मतलब आप एडी के पहले चले जाइए, है ना, और उससे भी आप पहले जाएंगे तो बहुत सारे ऐसी जगह आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा चैप्टर दूसरे टाइप का हो जाएगा। यानी हमें पता ही नहीं है कि ये कितने समय से पहले से वहां पर प्रयागराज में उस खास जगह पे और वहां पे महाकुंभ लगता है। अब आप कहेंगे सर पढ़ा रहे थे सोलर सिस्टम, महाकुंभ में पहुंचा दिया, हर्षवर्धन वगैरह कहाँ से आ गए? महाकुंभ 12 साल बाद लगता है, और महाकुंभ जब लगता है तो महाकुंभ जिसके साइकिल पे लगता है वो जुपिटर की साइकिल पे लगता है। जुपिटर की साइकिल का मतलब कि जुपिटर जब सेकंड नंबर, जब आप ऐसे एस्ट्रोलॉजी पंडित जी के पास जाएंगे पूछेंगे तो वो कहेंगे कि एक टॉरस एसेंडेंट है ना, लग्न है टॉरस, या उसको जोडियाक साइन बताएंगे, वो 2 नंबर बताएंगे। 2 नंबर, 2 नंबर का मतलब ये हुआ कि ये घड़ी है तो इस घड़ी में ये 12 है, 12 के ठीक पहले इधर 11 है, जहां 11 है तो 12 को वहां लिखा जाता है 1 नंबर। घड़ी में हमेशा ऐसे चलता है राइट, और वहां पर चलता है ऐसे लेफ्ट, क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम जिस तरह से मूव करता है उसी को यहाँ पर वो बनाया गया एस्ट्रोनॉमी में। जैसा एस्ट्रोनॉमी में मूवमेंट होता है वैसे ही एस्ट्रोलॉजी में रखा गया। तो जो मूवमेंट होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो उसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज वो 2 नंबर उसको दिया गया, और 2 नंबर के सामने एक क्लस्टर होता है जिसको हम लोग नक्षत्र बोलते हैं, और उसका नाम है टॉरस। जब जुपिटर वो 30 डिग्री पे आता है तो जो पूरी ज्योमेट्री बनती है इन सब की, वो कुछ ऐसा बनता है कि उसके कारण हमारे पूरे कॉन्शियस माइंड, हमारे सारे जो, क्योंकि हम लोग भी फोटॉन से बने हैं, और वो जो एस्ट्रोनॉमिकल जो कंडीशन है उसके साथ हम अलाइन हो जाते हैं, और खासकर उस पॉइंट पे, उस जगह पे वो चीजें हमें बड़ी सहूलियत के साथ वो चीजें मिल जाती हैं। जैसे मान लीजिए हमें चाय पीना हो तो हमें दुकान पे जाना पड़ेगा, इच्छा हमारी यहाँ हो सकती है, लेकिन ये हमें मिलेगा कहाँ? दुकान पे मिलेगा। हमें धूप लेना है तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा जहां लाइट आती हो। तो वो एक कंडीशन है। इसका मतलब मैं ये बताना नहीं चाहता कि महाकुंभ क्यों लगता है, और चूंकि मैं वहां रहता हूं, मैं ये बताना आपको चाहता हूं कि इसका मतलब कि जब से ये साइकिल शुरू हुई तब से इसके विषय में, यानी जुपिटर के विषय में, और जुपिटर मीन्स, क्योंकि जब वो सीक्वेंस होता है, जब ये घटना होती है तो जुपिटर, सैटर्न, सन, मून और अर्थ, इतने की ज्योमेट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। शनि, अभी शनि के विषय में पढ़ेंगे, सैटर्न, दूसरा मून यानी चंद्रमा, तीसरा सन, और एक तो गुरु हो गए। इनकी भूमिका बहुत बड़ी होती है। और मैंने आपको बताया कि इसी चीज को, ये बातें इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि अब जब मुहर लग गई है, नोबेल पुरस्कार तीनों लोगों को दे दिया गया, इसका मतलब कि आपने ये मान लिया कि हाँ, क्वांटम लेवल पे जब हम एक साथ अलाइन होंगे तो हमारा इंपैक्ट आपके ऊपर, आपका इंपैक्ट हमारे ऊपर, सन का इंपैक्ट हमारे ऊपर, जुपिटर का इंपैक्ट हमारे ऊपर, जिसके जिसके साथ वो चीजें होंगी, क्योंकि हमारे डीएनए में सारी चीजें एक इक्वेशन के फॉर्म में वो दी गई हैं जो हम डीएनए लेके हम सभी आए हैं। ओके, और जब डीएनए का पूरा अलाइनमेंट हो रहा था, स्ट्रक्चर बन रहा था, तब भी उन्हीं की देखरेख में बन रहा था। सारे इंजीनियर्स कौन थे? सारे दिन के देख रेख में बन रहा था यही से। इसलिए जब जब इनके साथ कोई अलाइनमेंट होगा, समझ रहे ना, सारे पौधे धूप में नहीं खिलते ना, सारे फूल सुबह ही नहीं निकलते ना। एक 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 सब्जी आती है, वो क्या बोलते हैं, नेनुआ के बाद एक छोटी छोटी जाती है, उसका फूल शाम को खिलता है। कुछ फूल रात में खिलते हैं, कुछ फूल सुबह में खिलते हैं, कुछ पौधे धूप में रखने पड़ते हैं, कुछ पौधे शैडो में रखने पड़ते हैं। क्यों?
क्योंकि सबकी केमिस्ट्री डीएनए लेवल पे सबकी केमिस्ट्री एक जैसी नहीं है। उसी तरह से चूंकि ये बात चल रही है इसलिए मैं बता रहा हूं, हम सभी का जो डीएनए के फॉर्म में, क्योंकि डीएनए का ही ये सारा हमारा जो क्रिएशन है, जैसा डीएनए है यानी जैसा हमारा जीन है वैसे हम लोग हैं। जीन का मतलब जो एक्स वाई और एबीसीडी जितने भी होते हैं सब डीएनए के में जो भी वो बना हुआ है, क्योंकि डीएनए में ही कुछ इधर उधर कर दिया जाएगा तो हमारा सब बिगड़ जाएगा। समझ रहे ना? डीएनए वो चिप है जिसके बेसिस पर हमारा पूरा एक्सटर्नल इंटरनल ये सारी की चीजें वही वहां से आ रही हैं। तो ये माना जाता है, इसका मतलब ये समझिए कि जब जुपिटर के विषय में और इन सब के विषय में हमें ज्ञान था, इसका मतलब पूरे सोलर सिस्टम, पूरी एस्ट्रोनॉमी और उसका इम्पैक्ट है ना, हमें उस समय से हमारी जानकारी में था। और इसीलिए इस जुपिटर को ही बेस बना के वो पूरा हमारे यहाँ एक पूरा वो कल्चरल इवेंट वो होना शुरू हो गया। और तब से लेके अभी तक वो चल ही रहा है कंटिन्यूअस। इतना आधुनिक हो जाने के बावजूद भी दुनिया के सारे और विदेश के सारे और वो कौन आई थी लोग, एप्पल के फाउंडर की पत्नी वगैरह सब लोग आई थी ना वहां पे, देखा ना आपने? तो आखिर भाई उनके पास कौन सी कमी, वो तो पैसे पैसे है उन लोग के पास, लेकिन उसके बावजूद भी आके और वो जमीन पे सोना और इस तरह से करना सबके साथ है। कोई स्पेशल बिहेवियर नहीं उनके साथ, कोई वीआईपी नहीं। ऐसा सब हो रहा था। ये किसके वजह से हो रहा था? ये कहाँ से हो रहा था, कब से हो रहा था, किसके बेसिस पे हो रहा था? जुपिटर आ गया। तो हमें यहाँ उसके लिए भी समझना है, एग्जाम के लिए भी समझना है कि सबसे बड़ा प्लेनेट हो गया, ग्रेविटी सबसे ज्यादा है। मून की बात हो रही थी, तो मून सबसे ज्यादा होंगे इनके पास, चंद्रमा सबसे ज्यादा होंगे। यस। अब सबसे ज्यादा चंद्रमा होंगे तो हमारे पूरे सोलर सिस्टम का, क्योंकि इनके पास आयो, यूरोपा, गैनमीड, कैलिस्टो, ऐसे करते करते 70-75 चंद्रमा हैं। तो आपसे क्या पूछेगा, इनमें से किसी का नाम पूछ देता है, नहीं तो दूसरा क्या पूछेगा कि सबसे पूरे सोलर सिस्टम में इतने चंद्रमा है तो सबसे बड़ा वाला चंद्रमा किसके पास है? तो सबसे बड़ा वाला सबसे बड़े वाले के पास होगा। सबसे, आप बताइए, हाथी हम लोग थोड़े पाल सकते हैं? हाथी हम लोग का अपने तो पल ही नहीं पा रहे हैं तो हाथी का पालेंगे? हाथी, सब समझ रहे हैं ना? तो हाथी को पालना है तो हाथी सबसे बड़ा जानवर, हाथी जिसको एक दिन के खिलाने में ही पता चलेगा महीने भर की हम लोग की सैलरी चली जाएगी, है कि नहीं? खाता होगा ना दिन भर, नहीं तो भूखे मर जाएगा बेचारा, भाग छोड़ कर देना पड़ेगा कि भाग जाओ तुम, चले जाओ अपनी व्यवस्था कर लो खुद से। क्योंकि हाथी बहुत खाता है, और जो खाता है उतना वो कहाँ से जुटाएंगे? मेरी बात समझ में आ रही है? तो हाथी कहाँ मिलेगा? सबसे बड़े वाले के पास मिलेगा। तो सबसे बड़ा वाला चंद्रमा किसके पास मिलेगा? तो सबसे बड़े वाले के पास। सबसे बड़ा वाला कौन है? जुपिटर। अब बात आएगी, ठीक है जुपिटर के पास तो बहुत बड़ी फौज है, तो उसमें कौन सा है? गैनीमीड। कौन सा है? गैनीमीड। ओके। तो यहां आपने देख लिया कि ये 12 साल लगभग, और ये घूमने में सबसे, यानी सबसे हमारा जब जुपिटर 12 साल घूम रहा होगा, अब एक और अगली बात, ये एक साइकिल पूरा कर रहा होगा, तब तक हमारी पृथ्वी कितनी बार घूम चुकी होगी सूरज के चारों तरफ? बोलिए जल्दी। जुपिटर अपना एक साइकिल पूरा करेगा। हाँ, तो जुपिटर कितना साइकिल पूरा करेगा? जुपिटर एक साइकिल पूरा करेगा, तो पृथ्वी कितनी साइकिल पूरी करेगी? 12। अब ध्यान रखिएगा, जुपिटर एक साइकिल पूरा किया तो पृथ्वी ने कितनी साइकिल पूरी की? पक्का? पृथ्वी ने एक साइकिल पूरा किया तो मून कितने साइकिल पूरा करेगा? क्योंकि मून, चंद्रमा, अपना चंद्रमा पृथ्वी को साइकिल करता है। तो पृथ्वी जब सन के अराउंड एक साइकिल पूरी करेगी तो चंद्रमा कितना साइकिल पूरा करेगा? 12। तो कॉम्बिनेशन किनके किनके बीच आया? जुपिटर, अर्थ, मून
सन तो बिग बॉस है, वो उसको तो कुछ कहना नहीं, वो तो मोदी जी है ना वो। वो तो मोदी जी है। मोदी जी का इस्तीफा थोड़े मांगा जा रहा है। समझ रहे हैं ना बात, आप सब लोग समझ रहे हैं, क्योंकि आप हम लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग को अब सब समझ में आना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है, वो भी जानना जरूरी है। ओके। तो अब तीनों के बीच रिलेशन आ गया ना। मून की 12 साइकिल बराबर अर्थ की 1 साइकिल, अर्थ की 12 साइकिल बराबर जुपिटर की 1 साइकिल। तो रिलेशन किन के बीच बना? मून, अर्थ और जुपिटर। ओके। अब इससे ज्यादा डीप में जाएंगे तो फिर आपको उनके इम्पैक्ट को अपने ऊपर कॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस लेवल और सुपर कॉन्शियस लेवल पे जाना पड़ेगा, तो वो आपकी जरूरत नहीं है, वो कभी ऐसे कभी चर्चा बैठ के होगी तब होगी। ओके, एग्जाम में आइए। तो अब आ गया कौन सा? बस नामे सुन के शनि, किसने नाम रखा होगा? नाम किसने रखा होगा? हम्म। नामे से लगता है कि ये तो भारत का नाम है, दिया हुआ नाम है। अच्छा, अगर भारत ने नाम दिया तो इसके विषय में कुछ और भी भारत ने कहा है, कुछ कहा है ना? क्या कहा है? ये कितने देर में साइकिल वो करता है, 1 साइकिल कंप्लीट करता है? तो ये लगभग 30 साल, 29.5 साल में करता है। तो राउंड फिगर करेंगे तो कितना आएगा? 30 साल। ओके। और जब 30 साल में ये पूरा किया, 30 ईयर्स में पूरा किया, तो बृहस्पति ने कितनी साइकिल पूरी की? ध्यान रखिए, जुपिटर बृहस्पति ने 12 साल में किया, तो शनि ने कितना किया? शनि ने 1 साइकिल कंप्लीट किया 30 साल में, तो जुपिटर की कितनी साइकिल हो गई तब तक? है 2.5, 2.5 हुआ। समझ रहे हैं ना? 2.5 साल हुआ। और हम अगर दूर चले गए हैं तो जुपिटर से मंगल नजदीक है कि जुपिटर से शनि नजदीक है? जुपिटर से मार्स नियर पोजीशन पे है, ये दूर पोजीशन पे है। ओके। और हम देख रहे हैं कि जब ये 1 साइकिल करता है तब तक ये, और 2.5। ओके, यानी जुपिटर से स्लो इसका मूवमेंट है, स्लो मूवमेंट है। ट्रैक जुपिटर से बड़ा भी है तो भी टाइम लगना है इसको मूव करने में। और दूसरा, इसको जो इंजन दिया गया है वो कम पावर का इंजन दिया गया, धीरे धीरे चलो। शनि, सनह, सनह गति, संस्कृत में आता है ना, सनह का मतलब धीमे। अब ये सनह कहां से आया? यहीं से आया, यहीं से आया ना, लगता है यहीं से आया होगा, क्योंकि शनि का मतलब धीमा। और तब तक ये 2.5 चक्कर लगा लिया। आपने एक नाम सुना होगा, 7.5। गांवों में लोग डराते थे, 7.5। हाँ, है ना, अब पंडित जी लोग ज्यादा डरा देते थे कि 7.5 चल रहा है, राहु और केतु का ये है। सुना है ना आप लोगों ने? है ना? तो ये 7.5 सुनने को मिलता था। अब 7.5 का मतलब क्या हुआ? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 7। और 7.5 का मतलब 7.5 साल, 7.5 साल। अभी आपने देखा कि यहाँ पे ये पूरा जो डिवीजन है, 30-30 डिग्री का डिवीजन हमने बताया आपको। एक 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो यहां से जब जुपिटर 30 डिग्री हुआ ना, तो जुपिटर जब 1 साइकिल लगा रहा है, 2 साइकिल लगा लिया और फिर हाफ साइकिल और पूरा कर लिया, तो शनि कितने डिग्री गया? 2.5 डिग्री। ये, हाँ, 30 डिग्री, 30 डिग्री। ओके। फिर जुपिटर ने अपनी 2.5 साइकिल पूरी की, तब ये फिर कहाँ गया? यानी शनि को कितना समय लग गया? 5 साल लगा ना। ओके। और जुपिटर, और फिर शनि को 30 साल पूरा करने में, सॉरी, ये जो है, ये 30 30 कितना हो गया? 60 60। और फिर जुपिटर की जो साइकिल उधर चली रही है, तो शनि को फिर से 30 डिग्री
प्लस 30 डिग्री और प्लस, हाँ ये पूरा 90 हुआ ना, ये 90 हुआ। तो यहां से यहां तक इसकी जो ट्रेवल करना है, समय लगना है, तो आप देखिए 30 साल में कितना किया, 360 डिग्री 30 साल में। तो 15 साल में कितना किया, 180। तो 7.5 साल में कितना किया, 90 डिग्री। तो 30 30 30। तब तक जुपिटर ने कितना किया, यस, आ गई बात समझ में, है ना। यानी ये 7.5 का कंसेप्ट कहां से आया, क्योंकि जुपिटर को नहीं जानेंगे तो इसको नहीं जानेंगे, शनि को नहीं जानेंगे, स्लो मूविंग प्लेनेट है। हम धूप में धीरे धीरे चलें और आप धूप में दौड़ के चलें, प्रभाव, धूप का प्रभाव आप धीमे चलने वाले को मिलेगा ज्यादा कि दौड़ के चलने वाले को मिलेगा, धीमे चलने वाले को मिलेगा। यस, आप समझ रहे हैं ना। इसका मतलब कि अगर हमारे ऊपर किसी का इम्पैक्ट आना है, क्योंकि हम है ना बगल में, कोई ज्यादा दूर तो है नहीं, तो हमें इनमें से कौन ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है, जो ज्यादा समय तक हमारे सामने रहेगा, डाल सकता है। तो जुपिटर तो डालेगा ही, सैटर्न डालेगा कि नहीं, डालेगा। और इम्पैक्ट कैसे डालेगा, आप कह सकते हैं कि दूर का। अब दूरी की कोई बात ही नहीं आई ना, क्योंकि जो 3 थ्योरी क्वांटम की, क्वांटम फिजिक्स की एक्सेप्ट की गई है, नोबेल दिया गया है, उसमें से एक थ्योरी का नाम ही है क्वांटम इंटेंगलमेंट, दूसरे थ्योरी का नाम है क्वांटम सुपरपोजिशन, और तीसरे का नाम है क्वांटम टनलिंग। जो क्वांटम टनलिंग है, वो क्वांटम टनलिंग का एक और फंक्शन है कि आप चाहे यहां स्टील की दीवार लगा दो, कुछ भी कर दो, लेकिन यहां से उस पर जाना है तो ये बैरियर नहीं हो सकता, रोक ही नहीं सकता, चला जाएगा। दूसरी बात, आप चाहे यहां हो, चाहे यहां से लाइट ईयर दूर हो, एक ही मतलब समय है ही नहीं वहां पे, ऐसे क्लिक किया तो यहां भी है, वहां भी पहुंच गया, टाइम लगना ही नहीं है। तो अब हमें भूल जाना है कि सटर्न यहां है तो हमें इंपैक्ट दूर है तो नहीं देगा, लाइट थोड़े है, ये प्रकाश थोड़े है। अब ये थ्योरी एक्सेप्ट कर ली गई ना भाई, नोबेल देने का मतलब ही हुआ कि पूरी दुनिया ने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है। तो इसका मतलब कि यहां से जो भी, ये भी मटेरियल से मिलके बने हैं, ये भी मटेरियल से मिलके बने हैं, और हम भी मटेरियल से मिलके बने हैं। और हमारे पूरे पृथ्वी में सबसे ज्यादा कॉन्शियस, जो कॉन्शियस लेवल पर एक्टिव अगर कोई एनिमल है, हम लोग एनिमल हैं, है ना, तो हम हैं। इसका मतलब सबसे पहले हम प्रभावित होंगे, हम प्रभावित होंगे। बात समझ में आ रही है कुछ। तो इसलिए ये सटर्न की बातें यहां पर हो गई। सटर्न के भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, और सटर्न के बहुत सारे प्लैनेट्स हैं तो उनके भी, सॉरी प्लैनेट्स कह रहे हैं, वो सैटेलाइट्स, चंद्रमा, चंद्रमा है बहुत सारे। लेकिन एक चंद्रमा बड़ा चर्चा का विषय बना रहता है, और वो है, घड़ी का नाम भी रखा है एक कंपनी ने, टाइटन, है ना। तो घड़ी का नाम रखा है ना टाइटन। तो ये शनि के विषय में, तो शनि पर बहुत सारे काम हुए हैं, और काम छोड़ दिया। आज कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन है, आज वेड डे है, वेडिंग डे है, वेडनेसडे है। कोई नहीं बोल रहा कि बुधवार है? बुधवार है ना, बुधवार है। अच्छा चलिए, वेडनेसडे तो उन्होंने कह दिया, बुध और वार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, ये वार क्या है? नहीं, जब वार कहते हैं तो एक्शन, वार मीन्स एक्शन।
तो ये मरकरी सॉरी बुध है। आज का दिन कौन सा है? वेडनेसडे बोलते हैं, मीन्स बुधवार है। अब वो इंग्लिश वाला छोड़ दीजिए, हम ही लोग अपनी ही चीज को नहीं ये बताइए, हम लोग सबसे पहले कहेंगे ना कि जम्मू कश्मीर भारत का अंग है, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। नहीं तो वो लोग तो कह ही रहे हैं, जंतर मंतर जाके उमर अब्दुल्ला जाके बैठ चुके हैं कि 370 को रिस्टोर करो, जम्मू कश्मीर भारत का नहीं है, SC ST को रिजर्वेशन वहां नहीं है, क्योंकि इसने दे दिया वहां पर, अभी तक नहीं दिया गया था। तो अब हम ही नहीं कहेंगे तब तो वो कहने वाले तो बैठे हैं भाई, और हमसे ज्यादा अग्रेसिव हैं वो लोग, ईंट पत्थर सब कुछ चला सकते हैं वहां पे, और हम ही लोग कहें कि नहीं बुधवार नहीं है, वेडनेसडे है। वेडनेसडे उन लोगों ने सिखाया ना, हम लोग को तो ये बताया गया था कि बुधवार है, शनिवार है, रविवार है। रवि का मतलब क्या होता है? सूर्य। सोम का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। क्योंकि मंडे बना है ना, MON, है ना। मन मून से आया है कि नहीं? मन मंथ से आया है कि नहीं? और ये जो मन है ये मन से आया है कि नहीं? मन करा आइसक्रीम खाएं, मन करा पकौड़ी खाएं, ये मन, ये वाला मन, फीलिंग वाला मन। तो ये सब तो हम ही लोग से लिए हैं। नमवा बदल, देखिए रैपर बदल देते हैं, सरबुआ वही रहती है। आप सर मतलब कहने का मतलब रैपर चेंज कर दिया जाए, तो ये रैपर चेंज करके हम ही लोग से सब सारी चीजें, और हम लोग अगर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारी चीजें चली जाएंगी। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि घबराइए मत, कुछ ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे आज दिन कौन सा हुआ? बुधवार है, ओके। अब बुधवार है, ठीक है। कल कौन सा था? मंगल था, तो कल कौन सा होगा? हाँ, कल गुरुवार होगा, यानी ये आएगा। कितने आपके दिन बनाए गए हैं? 7 दिन बनाए गए हैं, ओके। और 7 दिन बनाए गए हैं, तो सातों दिन में, सातों दिन में दिन का क्रम किसने बनाया? जल्दी बताइए। हम्म, कहीं से आया ना ये दिन का क्रम, सीक्वेंस कहीं से आया ना? हाँ, सोलर सिस्टम से ही आया। और सोलर सिस्टम से आया तो सोलर सिस्टम में हमने कितने दिन रखे? संडे, इसी का नाम है ना रविवार। मून वाला डे तो मंडे हो गया, तो संडे, मंडे, मार्स वाला डे मतलब ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर बोलिए थर्सडे। अब इंग्लिश वाला नाम बोलने में डर लग रहा है आप लोग का, है? थर्सडे, फिर फ्राइडे यानी, हाँ, और सैटरडे, ओके। कितने हो गए? 7 हो गए, 7 डेज हो गया। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, और ये सातवां। ओके, ये हमारे दिनों का सीक्वेंस है। ये कहां से आया? दिनों का सीक्वेंस कहां से आया? कितने दिनों के 7 दिन हुए? हमारे ये कितने हैं? 9 हैं। और ये 7 दिन ही क्यों आए? 9 दिन क्यों नहीं आए? एक वीक हमारा कितने दिन का होता है? 7 दिन का होता है, 7 दिन का होता है। एक मंथ हमारा कितने दिन का होता है? 30 डेज का होता है। वीक 7 दिन का हुआ, मंथ 30 डेज का हुआ। तो ये कुछ चीजें आपको कुछ समझ में आ रहा है ये? है क्या? काहे हटा दें, अर्थ पर तो हम लोग रहेंगे, तो हम लोग हटा के ले कहाँ जाएंगे? है क्या चीज? हम्म, अच्छा। 1 मंथ कितने दिन का? 1 वीक 7 डेज। जो डेज है वो क्या हो गया?
संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। इसको क्या बोलते हैं? रविवार, सोमवार, मंगल वार, बुध वार, बृहस्पति या गुरु वार। हम लोग पहले इसको गुरुवार बोलते थे, बाद में इसके नाम से बोलने लगे। ज्यादा सुटेबल ये है, गुरु उसका कैरेक्टर बताता है। गुरुत्व शब्द मैंने बताया यहीं से आया है, और बृहस्पति उसका नाम हो गया। ओके, फ्राइडे, शुक्र वार, और ये शनि वार। 7 हुए नहीं, कुल 7 हो गए, एक वीक में हो गए 7। ओके, अच्छा, ये 7 हो गए, ये नाम भी आपने सुन लिया। तो एक महीने में, एक महीने में कितने वीक हो गए? 4। जो महीने वाला वीक हुआ वो 28 दिन का हुआ। और टेलीकॉम कंपनियां अच्छा माना जाएगा उसको, हालांकि वो सब उनका उद्देश्य ये नहीं है, लेकिन वो 28 दिन का रखती है। वो आपका जहां 28 से ओवर हुआ कहेगी चार्ज कराओ, रिचार्ज कराओ, है ना? समझ रहे ना बात को? तो खैर टेलीकॉम कंपनियां से मतलब नहीं, लेकिन 28 दिन हुआ। ये 28 डेज, 28 डेज ये किससे रिलेटेड है? एक्चुअल में 28 डेज होता ही नहीं है, 27.7, 27 डेज और 7 आवर्स होता है। ये किसकी साइकिल है? मून की साइकिल है, 360 डिग्री की साइकिल है। यानी मून जब तक 360 डिग्री साइकिल करेगा, मून का जो एक दिन होता है वो 15 दिन का होता है। मून का एक रात होती है वो 15 दिन का होता है, और जो उसका दिन होता है उसको हम लोग एक पक्ष मानते हैं। हमारे यहाँ गांव में, और जो पुराने वाले लोग हैं जो जानते हैं, उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष, और दूसरे वाले को कृष्ण पक्ष। तो हमसे पीसीएस में क्या पूछा जाता है, आईएएस में ये पूछा जाता है कि मून का एक डे बताइए, तो कितने दिन का? डे मतलब डे टाइम, कितने दिन का? 15 दिन का। एक रात बताइए, 15 दिन का। इसका मतलब कि हमारा दिन और रात एक पूरा मिला देते हैं तो 1 कैलेंडर डे बनता है, क्योंकि एक सोमवार में दिन भी होगा, एक रात भी होगी ना, तो वो 1 कैलेंडर डे होगा। तो एक कैलेंडर डे अगर हम रखेंगे चंद्रमा का, तो वो कितने का होगा? 1 महीने का। 1 महीने का 28 दिन। और कल मैंने बताया भी था कि इस 28 दिन का संबंध हमारे एक्स क्रोमोसोम्स को एक्टिवेट करने से, ट्रिगर करने से कैसे संबंधित है। याद? एक्स हमारे पास हाफ है और बाकी के पास, मेल के पास 1 होता है, बाकी के पास 2 होता है। तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसके पास पड़ेगा? जिसके पास 3x, तो किसी के पास नहीं होगा, है ना? और उस एक्स के पास क्या होता है? एक्स के पास क्या होता है? उस एक्स के पास, वाई के पास तो ये वाला होता है ना? एक्स के पास क्या होता है? एक्स के पास करेज होता है, करेज होता है। करेज का मतलब कि एक्स वाले जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, जो मां से मिलते हैं, उसी एक्स वाले क्रोमोसोम्स का जो डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को आप पावर हाउस पढ़ते हैं। सेल में जो होता है ना, कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया के वो पावर हाउस कहते हैं। वो पूरे सेल के लिए अपने किचन से भोजन बना के और पूरे सेल को देता है। जितने सेल उतने माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया पूरे सेल के लिए काम कर रहा है, लेकिन उसी कोशिका में डीएनए भी आपका है, जीन भी आपका है। और जो डीएनए है
तो उसमें जो पर्सनल आपका एक्स है वो अपना चूल्हा अपने पास रखा है, अपना लेके रखा है, अपना भोजन वो अपना बनाता है। इलेक्ट्रिसिटी बाहर लाइन कट भी जाए ना तो हेड ऑफिस का लाइट नहीं जाना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है ना? हमारी बिजली कट सकती है, रेलवे की बिजली नहीं जानी चाहिए, उनकी अपनी सब कुछ सिस्टम है उनका, है ना? किसी सैटेलाइट को आप ऊपर छोड़ रहे हैं, इसरो का सैटेलाइट ऊपर छोड़ रहे हैं और पता चला कि उसी आंध्र प्रदेश में ही शट डाउन हो गया, इसरो का नहीं जाना चाहिए, उनका सब कुछ अपना सिस्टम होना चाहिए। वैसे ही हमारे डीएनए में हमारा जो एक्स है उसका अपना सिस्टम है और उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उसका फंक्शन है, उसका काम है, वो क्या करता है? तो वो आपको जो इनर फीलिंग्स आती है उसमें वो पॉजिटिव एटीट्यूड देता है। वो आपके अंदर देखिए, ये जो है ना वो मेटेलिस्टिक है, यानी ये जो होता है ये मैकेनिकल है कि हम ऐसे करते हैं, ये वाई का काम है ये देना। लेकिन करेज देना, साहस देना, फोटोन के जो मैंने बताया ना आपको कि वो क्वांटम लेवल पे जब आप जाएंगे तो वो आपके बॉडी के अंदर साहस देता है, करेज देता है, ओके, विल पावर देता है। जैसे आप आईएएस के लिए पढ़ रहे हैं, है ना? इसमें कुछ लोग जाते हैं सक्सेस हो जाते हैं, ये वही लोग होंगे जिनका एक्स का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बहुत ही पावरफुल होगा। और ये पावरफुल होने के लिए उनके लिए जो आया है वो डीएनए, वो मशीन जहां से सप्लाई की गई है वो मां है। वो कौन है? मां है। यानी मेरे पास कितना करेज होगा ये पिता नहीं तय करेंगे, मां तय करेंगी। आप समझ रहे हैं ना बात को? और मां तय करेंगी तो एक्स आ गया, और जब एक्स आ गया तो इसीलिए मैंने बताया कि सबसे ज्यादा ये बहुत कंट्रोल करता है। ये कौन? ये, ओके। अब जब ये चीजें आई, मून यहां पर इन्वॉल्व हो गया, तो मून इन्वॉल्व हो गया तो यही मून अब इनके साथ कनेक्ट कर दीजिए। और जब इनके साथ आप कनेक्ट कर देंगे तो आपको ये सीक्वेंस मिलेगा जिसमें आज का ये चल रहा है, आज यही दिन है ना, वेडनेसडे, है ना? अब आपको लगेगा सर ये क्या मतलब, ये सीक्वेंस का क्या लेना देना? बिल्कुल आप सोच सकते हैं, ये जो 7 डेज बने हैं, 1 वीक में बने हैं, तो मून की जब एक साइकिल कंप्लीट होगी तो ये पूरा 7 7 7 7 4 बार ये रिपीट होगा, चारों रिपीट करेंगे, ओके। और चारों रिपीट करेंगे तो इनके रिपीटेशन का एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है। आपको ये तो मैं बता दूं, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। भाई कल क्या गारंटी है कि कल का जो दिन आएगा वो, आज बुधवार है तो कल बृहस्पति आ जाए? कैसे कहेंगे आप? बता दें? जानना चाहेंगे? ओके। और इससे कैसे संबंधित है? चलिए, अर्थ एक साइकिल कितने में पूरी करती है? 24। एक साइकिल कितने में पूरी करती है? 24 घंटे में, ओके। तो अब हम लेते हैं एस्ट्रोनॉमी का वो वाला हिस्सा। इसमें आप बताइए, ये सन है। अब हम भूल जाएं कि कौन मून है कौन सन है, क्योंकि हमने उनके फंक्शनल कैरेक्टर के बेसिस पर हमने नाम रख दिया गया कि ये जो है उपग्रह है, सैटेलाइट यानी चंद्रमा है, ये ग्रह है यानी प्लेनेट है, और ये स्टार है। लेकिन फॉर्मेशन प्रोसेस सबके सेम है। यही अगर फ्यूजन ना स्टार्ट करता तो हम इसको सूरज बोलते क्या? नहीं बोलते ना। तो इस लेवल पे क्या है, सब बराबर है। अच्छा, दूसरी बात, हमने आपको एक और बात बताई अभी, क्योंकि यहीं पर आके इसीलिए मैंने इसको रोक के और वो चीजें आपको बताना चाह रहा हूं कि जब हम देखते हैं तो दूरी क्या होती है, बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम इधर चलते हैं। तो आपका पीसीएस और आईएएस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरे सोलर सिस्टम का जो रेडियस है एक साइड में इधर त्रिज्या होगी, उसके हाफ में कितने प्लैनेट्स हैं, उसके आधे में कितने प्लैनेट्स हैं। इसको ऐसे अगर समझने में दिक्कत हो रही हो तो ऐसे समझिए, ये सूर्य है और सूर्य से लास्ट प्लेनेट ये कौन सा हो गया? नेपच्यून हो गया। ये सूर्य हो गया।
तो सूर्य से आधे में यहां तक जितने प्लैनेट्स आएंगे, जितने ग्रह आएंगे, दिखाई दे रहा है, वो आधे हो गए। तो यहां से जब आप काउंट करेंगे तो मरकरी आएगा, बुध आएगा, शुक्र आएगा, पृथ्वी आएगी, मंगल आएगा, बृहस्पति आएगा, शनि आएगा। अब देखिए आपको 7 दिन क्यों बने, तो कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 आ गए ना इतने। तो कितने ग्रह प्लेनेट आ गए आपके? लास्ट वाला प्लेनेट कौन आया? सैटर्न आया, सैटर्न आ गया। अब आधे में कितने हैं? तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो आधे में कितने हैं? मात्र 2 प्लेनेट। और बाकी आधे में कितने हैं? तो ये तो प्लेनेट है नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 8 प्लेनेट बताए गए हैं ना आपके। 8 ग्रहों में 2 एक साइड में, 6 एक साइड में। आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? पूछा है कि हमारे इस सोलर सिस्टम का जो आधा है, उस आधे से एक साइड कौन सा प्लेनेट है, दूसरे साइड में कौन सा प्लेनेट है? आप जल्दी बताइए। यहां से इधर कौन सा प्लेनेट है? यूरेनस। और इधर से इधर सैटर्न यानी शनि। कर लेंगे ना क्वेश्चन ये? ओके। तो अब आपको ये मालूम हो गया कि यहां तक इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से जो पूछा है कि हम अपने नेकेड आई से यहां से जब देखते हैं, बिना किसी माइक्रोस्कोप के, बिना किसी टेलीस्कोप के, हाँ, ये चीज जैसे सूर्य से लेके हमारा जो लास्ट प्लेनेट हुआ प्लूटो को हम लोगों ने बाहर कर दिया। तो जब हम बाहर कर देते हैं तो अब यहां से ये पूछे हुए है, रिपीटेड क्वेश्चन में आता है, यहां से यहां तक ये जो पूरा इसका वन साइड में, इसको त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस, विस्तार हो गया। तो इसमें इसके आधे से एक साइड में और आधे से एक साइड में, ओके, यानी फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ में कितने ग्रह होंगे? तो नाम बता देंगे हम लोग। आ रही है बात समझ में? नहीं, कुछ दिक्कत है ये इसकी वजह से। तो फर्स्ट हाफ में कितने होंगे? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि। शनि तो कितने हो गए? ग्रह कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 ग्रह। अब बचे कितने? यूरेनस और नेपच्यून, अरुण और वरुण। तो आधे में 2 ही हैं। आगे बात समझ में? अगला क्वेश्चन पूछा हुआ जो जैसे पूछे हैं, अब वो कैसे फिर घुमा के पूछेंगे वो तो हम भी नहीं बता सकते, लेकिन जैसे वो पूछे हैं, दूसरा पूछे हैं कि इस आधे से एक साइड में इधर ठीक बगल में और इसी के ठीक दूसरे बगल में कौन सा प्लेनेट है? तो उधर की तरफ कौन है? इमीडिएट यहां पे शनि। और इधर की तरफ कौन है? अरुण। अरुण का मतलब यूरेनस, है ना? आगे बात समझ में? इतने। तीसरा क्वेश्चन, इसको तीनों तरह से पूछा है और मुझे लग रहा है तीनों तरह से इसको पूछा भी जा सकता है। तीसरा ये पूछा है कि हम नंगी आंखों से, बिना किसी, मतलब हमारे पास कोई डिवाइस नहीं है, किस ग्रह तक को, अंतिम ग्रह तक को हम देख सकते हैं? देख सकते हैं किस ग्रह तक को देख सकते हैं? तो किसको देखेंगे? सैटर्न। जब हम आपको देख रहे हैं तो आप हमको देख रही हैं, हम आपको देख रहे हैं तो आप हमको देख रहे हैं। हम कहें कि हम सूरज को देख रहे हैं तो सूरजो हमको देख रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? और देखने की बात इसलिए ज्यादा जरूरी है, देखने की बात, क्योंकि जब हमें कोई देखता है तो इसको ऑब्जर्वर इफेक्ट के नाम से अभी नाम दिया है साइंटिस्टों ने, और इसी का नाम है सुपरपोजिशन। 2 नाम उन्होंने दिया है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सुपरपोजिशन और इस इफेक्ट को बोलते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। और इस ऑब्जर्वर इफेक्ट या सुपरपोजिशन को मैं बहुत ही साधारण तरीके से आपको बता दे रहा हूं कि आपको क्लियर हो जाएगा, है ना?
क्योंकि ये क्वेश्चन आइंस्टीन के सामने भी आया था, है ना, जिस पर जब डिबेट चल रही थी, और वो अब प्रमाणित हो गया। जो मैं बोल रहा था कि क्वांटम फिजिक्स के 3 सिद्धांतों के लिए 3 वैज्ञानिकों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, उसमें से एक ये है ऑब्जर्वर इफेक्ट, सुपरपोजिशन। और ये सुपरपोजिशन को अगर थोड़ा सा जान जाएंगे तो ये चीज समझ में आपको आ भी जाएगी, सीधे अपने आप कनेक्ट हो जाएगा आपको सारी इंफॉर्मेशन, कि जब देखते हैं, जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो प्रकाश ऑब्जर्व करने पे देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगी? पार्टिकल। नहीं देखेंगे तो वेव। तो ये डिपेंड किस पर करता है? हमारे ऑब्जर्वेशन पे। ओके। और लाइट में जो एनर्जी होती है वो फोटोन वाली, वो क्वांटम वाली एनर्जी होती है। लाइट में क्वांटम एनर्जी होती है। अब जो उस लेवल पे एनर्जी होती है, तो हमारे जितने ऑर्गन्स हैं, है ना, हमारे जितने, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ज्ञानेंद्रियां हैं, बोलते हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव या प्रभावी इंद्रियों में एक इंद्रिय है जिसको हम लोग बोलते हैं ये, ओके, लाइट। जो लाइट आएगा, रेड आया, ब्लू आया, व्हाइट आया, जो भी आया, है ना, तो जैसी आएगी वैसी एनर्जी ये रिसीव करेगी, और इसी एनर्जी को ये ट्रांसमिट करके हमारे अपने हेड ऑफिस की तरफ भेजेगी, और वैसे ही वो विद्युत चुंबकीय तरंग बनेगा, और वैसे ही वो हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारे इंटेलेक्ट को प्रभावित करेगा, और वैसे हम रिस्पॉन्ड करेंगे। पता नहीं हमारी बात समझ में आ रही है ना? तो इसीलिए कहा जाता है कि एक तो ये चीजें हो गई लाइट, और दूसरा ये हो गया कि अब इसको लाइट को हटा दीजिए, जैसा हम थॉट्स क्रिएट करेंगे, उस थॉट्स क्रिएशन के साथ हमारा जैसा एटीट्यूड बनेगा, पॉजिटिव या निगेटिव, ओके, हम किसी चीज को देखते हैं, ये देखा हमने इसको, और देखा कि पानी है, और फिर देखा कि नहीं आपके पास भी है लेकिन उसमें तो जूस भरा है, और हमारे मन में, इसका मतलब कि हमारे थॉट्स हो गए कि वो जूस हमें चाहिए। तो अब जैसे थॉट्स क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, आंखों के थ्रू कनेक्ट हुआ, और यहां से वहां तक इन आंखों ने उसको वैसे ही बना दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? बना दिया मतलब वो चीजें जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप देखेंगे, फिर वैसे वो हो जाएगा, क्योंकि क्वांटम लेवल पे वो कनेक्ट हो गया, अलाइन हो गया। समझ रहे हैं ना? यही चीजें प्रूव हुई हैं। बड़ा मतलब एक रहस्यमय है, आपको जब लगेगा ना, क्योंकि अभी तक हम सभी लोग क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते थे, लेकिन जब इस लेवल पे आएंगे तो सीधे सीधे ये हम लोग से कनेक्ट होने लगेगा। ओके, अब बात समझ में आ रही ना? तो यही बात है, हमने आपको बताया कि जो आपके थॉट्स जैसे क्रिएट होंगे, फिर एक्शन वैसे ही होगा। और थॉट्स का क्रिएशन या तो एक्सटर्नल होता है या तो इंटरनल होता है। हम या तो हम क्रिएट करें, या तो किसी बाहर के वजह से वो क्रिएट हो। आप जब विग्योर वाली एनर्जी पढ़ते हैं, मैंने कल आपसे शायद एक क्वेश्चन पूछा था गमले वाला, अगर इसी क्वेश्चन को हम यूपीएससी का, वो हालांकि वो साइंस में पूछा है, लेकिन चूंकि मैं वहां तक बता चुका हूं तो मुझे उम्मीद है कि बता देंगे। आप सब जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंजम्पशन होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान। आप सब जानते हैं कि धूप में फोटोसिंथेसिस होती है, सनलाइट में होती है। ओके। और आप जानते हैं कि उस सनलाइट में जो फोटो वाला जोन हुआ, फोटो कहने का मतलब कि जो विबग्योर वाला जोन हुआ, विबग्योर के बाद इस साइड में इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स होता है, वो नहीं काम करता ये। और विबग्योर के इस साइड वाला अल्ट्रावायलेट तो आती ही नहीं, एक्स आती ही नहीं, गामा ये तो ऊपरे रह गई। यानी
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये जो सातों रंगों वाली एनर्जी होती है यही आती है, ये आप जानते हैं। अगर ये चीजें आप यहां तक जानते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अब क्वेश्चन ये कि यहां तो आपने जनरलाइज कर दिया कि ये लाइट आ रही है तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है। क्वेश्चन पूछा कि विबग्योर में, मतलब ये ज्योग्राफी का नहीं है, पहले बता दें, इन्वायरमेंट और इसमें भले आ जाइए, साइंस का है, कि अगर ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है पौधा और अवशोषित करके ऑक्सीजन देता है, तो या तो पूछेगा कि कौन सी इसमें से ऊर्जा सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का कंजम्पशन करेगी, नंबर वन। नंबर टू, इस विबग्योर में से कौन सी ऊर्जा ओके इसमें से कौन सी एनर्जी दूसरे रूप में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगी। एक सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करना, तो जो कंज्यूम करेगी वही प्रोड्यूस करेगी। जो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेगी वही सबसे ज्यादा ऑक्सीजन को रिलीज करेगी। जब अभी तक तो आपने कह दिया ना कि यही है जो प्रकाश संश्लेषण करती है, लेकिन अब स्पेसिफिक हो जाइए, इस प्रकाश संश्लेषण में इसमें से कौन है, क्योंकि सब नहीं है। कल आपने बताया कि शाम वाले पौधे नहीं, सुबह वाले पौधे करेंगे, तो सुबह वाले पौधे में सबसे ज्यादा कौन करेगा भाई? यस, बिल्कुल। देखिए, हमने नहीं बताया, लेकिन कंसेप्ट के साथ पढ़ने का मतलब यह हुआ कि आपने बता दिया कि सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाली कौन सी हो जाएगी। उसके बाद उससे थोड़ा सा कम ऑक्सीजन कौन देगी, उससे कम कौन देगी, सबसे कम कौन देगी। बिल्कुल, आ गई बात समझ में, है ना? अरे, अब चूंकि यहाँ तो लिमिटेशन है कि यूपीएससी से ज्यादा हम लोग को नहीं जाना है और वहीं तक आना है, लेकिन उसमें अगर यूपीएससी को, चूंकि मेंस के लेवल पर भी हम लोग पढ़ रहे हैं, प्री और मेंस, आपको इतना आनंद आएगा, लगेगा जैसे जो जो चीजें अनसुलझे पहेली जैसे लग रही थी, और सबकी चाबी यहाँ पर है भूगोल के पास, है ना? और आपको समझने, मतलब समझ में आने लगेगा। ओके, आइए, हम लोग यहाँ थे ना? ओके, एक साइकिल, एक चक्र, मान लीजिए आप इसमें से, हर जगह तो है नहीं, ये सन है, लाइट आ रही है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और इस पृथ्वी में अगर आप यहां हैं तो सन से सीधी लाइट आ रही है ना यहाँ पे, तो ये दिन होगा कि रात होगा? दिन होगा। पृथ्वी ऐसे घूम रही है, तो ये दिन है, और ये वाला हिस्सा आधी रात। ये दिन में मिड डे, और ये आधी रात। तो पृथ्वी ऐसे घूम रही है, तो आधी रात के बाद ये लाइट आ रही है, तो यहां आ रही है ना इसे, और इधर भी जा रही है इसे। तो जो ये आ रहा है, ये आधी रात वाला जो क्षेत्र था, यहीं पर आप हैं, मान लीजिए यही आप हैं, ये देखिए फोटो बना हुआ आप लोगों का। हाँ, तो यहां से जैसे आप यहाँ आए, यहां पर आए, तो आपको क्या फील होगा? सुबह, सुबह सब लोग देख रहे हैं ना, ये मॉर्निंग वाला फीलिंग आएगी। और सुबह के बाद अब धूप मिली ना लाइट, और सुबह मिला, इसका मतलब कि सुबह किसी दिन की सुबह होगी। और वो ग्रिगोरियन कैलेंडर भूल जाइए, वो सैटरडे, वेडनेसडे, मोनडे वाला भूल जाइए, है ना? सोमवार वाले में आइए, शनिवार वाले में आइए, उस वाले में आइए। क्योंकि ये जो वार वाला कंसेप्ट है ना, ये सुबह से चलता है, पूरा दिन चलता है, पूरी रात उसी की होती है। मतलब आज सवेरे सुबह में सूर्योदय हुआ, आज एक वार शुरू हो गया, वो शाम तक चलेगा, उसका डे टाइम। और फिर शाम के बाद अगली सुबह तक उसी की रात होगी। अगर ये वार सोमवार है, तो सोमवार पूरा दिन और सोमवार पूरी रात, अगले सुबह से वो मंगलवार हो जाएगा। ये वैज्ञानिक कैसे, अभी मैं आपके सामने, इसलिए मैंने उसको बनाया हुआ हूं। ओके, लेकिन अगर ये इंग्लिश वाला है, तो ये सोमवार यहां नहीं है,
यहां से 6 घंटा पहले से है रात में, तो रात का 6 घंटा हमने यहां लिया है। दिन पूरा हुआ 12 घंटे का, सुबह से लेकर शाम तक, और शाम के बाद आधी रात तक, मतलब इस रात को पूरा करने